भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा, भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। देखिए सर, नेहरू जी को तो चाचा जी के नाम से जाना जाता है, इनको तो सर चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। राजा जी, ये तो सर खुद एक नाम है, राजगोपालाचारी, ठीक है ना, राजगोपालाचारी जी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। पटेल जी इसका सही आंसर है, ठीक है ना, पटेल जी इसका सही आंसर है। सरदार पटेल को भारतीय बिस्मार्क या लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें सरदार की उपाधि, जो इनको एक सरदार की उपाधि मिली थी, वो बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहां की महिलाओं के द्वारा गांधी जी के माध्यम से दिलवाई गई थी। तो सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। इनका पूरा नाम है के कामराज। अगर आपसे पूछे के कामराज योजना कांग्रेस में कब आई थी, तो 1966 में के कामराज, ठीक है ना। एक भाषा इनको नहीं आती थी, दैट इज हिंदी। इनको हिंदी बोलने नहीं आती, सिर्फ अपने साउथ साइड की भाषा बोल पाते थे। शायद वो एक बहुत बड़ा वजह था कि आज ये देश के प्रधानमंत्री नहीं है। नहीं, जिस समय नेहरू जी का देहांत हुआ था उस समय के कामराज सबसे योग्य व्यक्ति माने जाते थे और कांग्रेस भी एग्री थी कि इनको प्रधानमंत्री बनाओ, लेकिन चूंकि इन्हें हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए हिंदी बोलने आता नहीं था, वो एक बड़ा ड्रॉबैक बनकर उभरा था। खैर, औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पद धारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? औरंगजेब, ये वही औरंगजेब है जिसने 1665 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ पुरंदर की संधि करवाई थी राजा जय सिंह के माध्यम से। इस औरंगजेब को हम लोग शाही दरवेश के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? शाही दरवेश के नाम से भी जानते हैं। इस औरंगजेब को हम लोग जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं, जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। इसी औरंगजेब को हम लोग एक और अन्य नाम से जानते हैं, और वो एक आपके अन्य नाम क्या है? जिंदा पीर के अलावा शाही दरवेश, जिंदा पीर और आलमगीर, ये एक नाम है इसका, आलमगीर, इस नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो ये औरंगजेब के अन्य दो तीन नाम है, 1665 ईस्वी, और इसका सी ऑप्शन है राजा जय सिंह और जसवंत सिंह, ठीक है, राजा जय सिंह और जसवंत सिंह। अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं लल्ला। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? सर देखिए, राज्यसभा के 1/3 मेंबर, राज्यसभा को सर हम लोग उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं, राज्यसभा को सर हम लोग बड़ों का सदन के नाम से भी जानते हैं, बड़ों का सदन के नाम से भी जानते हैं। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन हुआ करते थे? देश के प्रथम उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। तो बताओ, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधा कृष्णन जी, और वर्तमान में इसके सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ जी। जो वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, वो हैं इसके वर्तमान में क्या? उपसभापति। इसके साथ ही साथ एक बात और याद रखना, राज्यसभा को उच्च सदन, प्रथम सदन भी कहा जाता है, बड़ों का सदन भी कहा जाता है, ये बात भी आपको याद रखना है। राज्यसभा जब शुरू में बनी थी तो इसका नाम राज्यसभा नहीं था, तब इसको कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है ना, इसका शुरू में नाम हुआ करता था काउंसिल ऑफ स्टेट। ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए, काउंसिल ऑफ स्टेट इसका नाम हुआ करता था। अगला, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? बताइएगा, दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था, याद रखो, वो था सर अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी इसका पहला आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था दक्षिण भारत का, जो मतलब कि दिल्ली का, जिसने धर्म और राजनीति को अलग करके रखा, ठीक है ना, धर्म और राजनीति को दो अलग मुद्दा बताया, ये पहला ऐसा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी सर राजा का देवी सिद्धांत में का भरोसा करता था, राजा का देवी सिद्धांत। इसी के दरबार में सर आमिर खुसरो सबसे लंबे समय तक शासन किया था, खुसरो। इसी ने सर अलई दरवाजा का भी निर्माण करवाया, क्योंकि ये एक मीनार बनाना चाहता था, जिस मीनार का नाम था अलई मीनार। इसने सर सितून महल का भी निर्माण करवाया, जिसे आप हजार खंभा महल भी कहते हैं, सितून महल का भी निर्माण करवाया है। इसी व्यक्ति ने सर दिल्ली में हौज खास का निर्माण भी करवाया है, और इसी व्यक्ति ने सर जमयत खाना मस्जिद का भी निर्माण करवाया है, जमयत खाना मस्जिद। ये सारी किससे रिलेटेड हैं? अलाउद्दीन खिलजी से।
अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय बादशाह भी कहा द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, सिकंदर सानी भी कहा जाता है, जनता का चरवाहा भी कहा जाता है, युग का विजेता भी कहा जाता है, विश्व के सुल्तानों का सुल्तान भी कहा जाता है। ये सब क्या है? अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड। अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज्यादा फेमस था किस बात के लिए सर? बाजार नियंत्रण के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने सर मसाहत नाम से और सर बिस्वा नाम से भूमि मापन के लिए दो क्या शुरू किया था? भू मापन के लिए यूनिट शुरू किया था। देखो एक क्वेश्चन में ना मुझे खुद पता रहता है कि इतना बोल दो, इतना बोल दो कि अगर जो लड़का थोड़ा भी पढ़ा उसका 10 बात रिवीजन हो जाए। यह सिर्फ एक मात्र कारण है मेरे तेज पढ़ाने का। कई बार हमसे यह क्वेश्चन होता है तो सर आप इतना क्यों तेज बोल करके तेजी से पॉइंट बताते हैं? क्योंकि मेरे क्लास में सिलेक्शन और नंबर मिलेगा, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं। लेकिन जो एकदम गुड़ गोबर उसको नहीं मिलेगा। मैं एकदम खुल के बोल रहा हूं। जो एकदम गोबर टाइप का, कुछ कभी पढ़े नहीं, किताबें नहीं खोला, कोई मतलब नहीं है, आ गया गैया, उसको नहीं होगा सिलेक्शन। जो पढ़े हैं उनका यहां रिवीजन होगा। अब्दुल हमीद लाहौरी अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाह नामा उनके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है। बताइएगा उनके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है। मैं बताता हूं। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां, ठीक है ना, बादशाह नामा इन्होंने शाहजहां के लिए लिखा है। शाहजहां को क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र भी कहा जाता है। ये बात याद रखना। कौन सा मुगल बादशाह ऐसा है जिसे किसानों का मित्र कहा गया? सर शाहजहां। शाहजहां ने सर हिजरी संवत शुरू किया था। इसने कौन सा संवत शुरू किया था? हिजरी संवत, इलाही संवत बंद करके। शाहजहां ने सर चहार तस्लीम प्रथा की भी शुरुआत की थी। चहार तस्लीम प्रथा इसकी शुरुआत की थी। शाहजहां ने सर गौ हत्या रीस्टार्ट किया था। गौ हत्या रीस्टार्ट दोबारा शुरू किया था क्योंकि अकबर ने बंद कर दिया था। शाहजहां ने सर हिंदू मुसलमान विवाह बंद करवाया। बोला हिंदू मुसलमान विवाह बंद होगा, ठीक है ना। तो ये सब शाहजहां से। शाहजहां को लोग याद करते हैं इनके मोहब्बत के लिए। इन नफरत फैलाने में भी एक नंबर का व्यक्ति था और जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब इनका जब लड़का औरंगजेब हुआ तो इनसे 2 हाथ आगे। ये दूसरे को पानी के लिए तरसा, इनको इनका लड़का नाप के पानी देता था कि आज इतने दिन पियो। जाड़े के दिनों में बोतल फिक्स हो गया कि ये है बोतल और इसमें तुम्हें इतना पानी मिलेगा। औरंगजेब ने फिक्स किया था। तो जब गर्मी का दिन आया तो शाहजहां ने औरंगजेब से कहा कि यार औरंगजेब, मुझे अब गर्मी का दिन आ गया, ये तुमने विंटर से अब समर में गर्मी में थोड़ा पानी बढ़ा दो। वो बोला जितना मिल रहा है उतने में काम चलाओ, नहीं वो भी बंद कर देंगे। तब जब ये मरने लगा तो इसने शाहजहां औरंगजेब से कहा था कि इस धरती जिसपे हिंदू बाहुल्य है, जिसपे शासन तुमने भी किया हमने भी किया मेरे पुत्र औरंगजेब, लेकिन हमने कुछ सीखा नहीं इस धरती के निवासियों से, हिंदुओं से। वो ऐसे हिंदू होते हैं जो अपने मरे हुए बाप को भी गया में जाके कहां पिंड दान करते हैं, मरे हुए दादा दादी नानी नाना तक को पानी पिलाते हैं। और तुम जीते जी, मैं तुम्हारा बाप शाहजहां, तुम मेरे पुत्र औरंगजेब मुझे जीते जी पानी के लिए मार डाले तो मरने के बाद तुमसे क्या उम्मीद किया जाए? सीखने की बात है, समझ रहे हो ना, सीखने की बात है। खैर ओवरऑल अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है ना। ओवरऑल अगले क्वेश्चन पे, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? बताइएगा सर। देखिए पुर्तगाली द्वारा सर गोवा पे कब्जा किया गया था, सही से कहा जाए तो 1510 में। गोवा को राजधानी किसने बनाया था ये पूछे तो पुर्तगालियों का गवर्नर नीनो द कुन्हा ने सर ये राजधानी बनाया था, कब्जा नहीं किया था। कब्जा किया था किसने? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर के नवाब यूसुफ आदिल शाह से, ठीक है ना। तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क, इसको जरूर याद रखना, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ये गोवा पे कब्जा किया था। और ये सेकेंड गवर्नर था आपके पुर्तगालियों का, ये 3rd नंबर का गवर्नर था जिसने कोचीन से गोवा राजधानी शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। और फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, इनके बीच में एक वायसराय आया था, गवर्नर जनरल फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, जो कि पुर्तगाली था। उसने शांत जल की नीति लाई थी पुर्तगालियों की, शांत जल की नीति लाने वाला ये पहला गवर्नर जनरल पुर्तगालियों का हुआ करता था। तो पुर्तगालियों के 3 गवर्नर जनरल बड़े फेमस हैं। पहला फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, दूसरा अल्फांसो दी अल्बुकर्क जिसने गोवा को जीता, और तीसरा
नीनो दा कुन्हा, जिसने क्या किया था सर, जिस व्यक्ति ने आपके गोवा को अपनी कोचीन से हटा करके राजधानी बना दी थी, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार के आपको चित्रकारी मौजूद है? अभी जो भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति बनी है, जो मंदिर बनी है, वो नागर शैली में है, ये आपसे पूछ सकता है। अच्छा मैं फिर से याद दिला दूं, अब से थोड़ा बहुत पहले, ठीक है ना, मतलब कि अब से कुछ समय पहले मैंने एक शॉर्ट्स डाला है, भगवान श्री रामचंद्र जी की वो मूर्ति जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए स्थापित की जा रही है, वो इस समय सोशल मीडिया पे वायरल है। आप भी उस शॉर्ट्स में जाके दर्शन करिए, आनंद लीजिए। ये सब अद्भुत क्षण होते हैं जिनको 1 मिनट लगेगा जी लेना चाहिए। तो प्लीज वो शॉर्ट्स देखिएगा और हो सके तो अपने रिश्तेदारों दोस्तों को भी भेजिएगा कि भैया वो भी उसको देख करके उस मूर्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुई थी? सर 1928 में साइमन कमीशन आया था, जिसमें लाला लाजपत राय साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे। उसी समय सैंडर्स नाम के अंग्रेज ने, सैंडर्स स्कॉट नाम के अंग्रेज ने, स्कॉट द्वारा इनके ऊपर लाठियों का प्रहार किया गया और फिर बाद में धोखे में सैंडर्स की हत्या HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने कर दिया था, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? बताइएगा। दो ही पूछता है, एक प्लासी और एक आपके कौन सा पूछता है, वो क्या कहते हैं, चौसा। तो प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जो हुआ था सर 1757 ईस्वी में। और 1764 के युद्ध की, बक्सर के युद्ध की बात करें, क्षमा करिएगा, बक्सर के, चौसा नहीं, बक्सर के युद्ध की बात करें तो उस समय अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व किया था उसका नाम क्या हुआ करता था? तो हेक्टर मुनरो, ठीक है ना, हेक्टर मुनरो हुआ करता था प्लासी के युद्ध के समय। अच्छा 1756 में भी एक बड़ी घटना घटी थी जिसे हम लोग ब्लैक होल ट्रेजेडी, काले घटना, ठीक है ना, ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए उपन्यास किसने लिखा है? बताइएगा। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, सर देखिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये लिखा हुआ है अरुंधति राय ने। चेतन भगत की बहुत सारी टू स्टेट, हाफ गर्लफ्रेंड, ये सब इनकी बड़ी फेमस है, ठीक है ना। और सलमान रुश्दी जी तो अभी इनको जर्मन शांति पुरस्कार, जर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सलमान रुश्दी जी करंट अफेयर में चर्चा में है। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी जिन्हें सर हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का ग्लैडस्टोन भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। शायद ये वाला नाम न पता हो तो याद रखना, दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्लैडस्टोन, ठीक है ना, ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है, वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, भारत का ओल्ड पर्सन भी कहा जाता है। और ये फिंसरी से 1892 में क्या बने थे? अंग्रेजों के समय, अंग्रेजों के जगह जाकर के सांसद बने थे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ठीक है ना। दादा भाई नौरोजी ने ही 1867 में भारतीयों की आय जो थी वो मापी थी 20 रुपया प्रति वर्ष। 20 रुपया प्रति वर्ष दादा भाई नौरोजी ने भारतीयों की आय को सालाना एक बार गणना किया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वर्ष में भारत रत्न प्रदान किया गया था। वैसे आपको भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताएं, कल सुबह जब करंट अफेयर पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में यह भी बताना है कि इनकी एक और मूर्ति का अनावरण एक राज्य में किया गया है, वो तो कल सुबह डिटेलिंग में हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन इससे पहले लातूर में भी, महाराष्ट्र के लातूर में भी भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण किया गया था। उससे पहले अमेरिका के मैरीलैंड में ब्रोंज की मूर्ति का, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण किया गया था और इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1990 ईस्वी में। इसी 1990 ईस्वी में एक और व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था, दैट वाज नेल्सन मंडेला, ठीक है ना। नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न दिया गया था। हालांकि भीमराव अंबेडकर जी की बात करें तो इनकी किताब मूक नायक बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है ना। मूक नायक बहुत ज्यादा फेमस है। भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं भीमराव अंबेडकर जी। इन्होंने एक कमेटी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्ट समिति संविधान सभा के अंतर्गत, उसमें 7 सदस्य थे और उस 7 सदस्य के हेड हुआ करते थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है ना। और हरिजन शब्द को, अब इससे करेंट
करंट अफेयर भी याद करो। हरिजन शब्द को अभी दिल्ली सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर शब्द से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है ना, डॉक्टर अंबेडकर शब्द से रिप्लेस किया गया। हरिजन शब्द सबसे पहले देने वाले व्यक्ति का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी जी, ठीक है ना, मोहनदास करमचंद गांधी जी। अगला पॉइंट, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, बताइएगा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की बात करें तो ए ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई है। और जो ये सत्यार्थ प्रकाश किताब है, इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत सारे भारत के पहलुओं पर, धर्म इत्यादि पे प्रकाश डाला है, ठीक है ना। वेदों की ओर लौटो, वेद दुनिया के स्तंभ हैं, इस तरीके के बहुत सारे फेमस स्टेटमेंट कौन दिए थे? आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी। बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया जा रहा है। अब बताइए बाईचुंग भूटिया कहां से संबंधित हैं? भारत के फुटबॉल प्लेयरों में से महानतम में एक बाईचुंग भूटिया जी, ये मुख्य रूप से सिक्किम से बिलोंग करते हैं और सिक्किम में बाईचुंग भूटिया जी के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण जन्म स्थान पर बनाया जा रहा है। हालांकि फुटबॉल से रिलेटेड फीफा फुटबॉल ऑफ द मेंस ईयर का खिताब अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को दिया गया है, यह भी आप याद रखेंगे। फुटबॉल से रिलेटेड चीजें दोहरा लो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? सर देखिए, गुजरात में स्थित है तो हजीरा, अरे पारादीप, उड़ीसा, हल्दिया, पश्चिम, तो हजीरा ही एक है जो आपके कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगर बंदरगाहों का इतिहास देखा जाए तो गुजरात में ही एंशिएंट हिस्ट्री के समय लोथल नाम का बंदरगाह पड़ता है जो कि भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है ना, भोगवा नदी। और आपको मैंने बताया होगा कि इसको मिनी हड़प्पा और मिनी मोहनजोदड़ो और मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है, ठीक है ना, मिनी हड़प्पा और मिनी मोहनजोदड़ो भी लोथल को कहा जाता है। और हजीरा बंदरगाह भी गुजरात में स्थित है। एक बंदरगाह का नाम है दाहेज, ठीक है ना, दाहेज बंदरगाह भी यहां पे है। उसके अलावा भारत का प्रथम रासायनिक बंदरगाह दाहेज भी यहीं पे स्थित है, ये रासायनिक बंदरगाह है भारत का। हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है, वही संबंध वृक्क का किससे है, बताइएगा। जैसे हृदय के जो डॉक्टर हैं कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उसी तरीके से जो आपके किडनी के डॉक्टर हैं वो कौन है? आपके रूमेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या न्यूक्लियर मेडिसिन? सर देखिए, ये वाला तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी और सी में एक बार आनंद ले लिया जाए। अब चलो आनंद लेके बताओ। हाँ, धौलावीरा भी गुजरात में पड़ता है। इसका राइट आंसर है नेफ्रोलॉजी। एक ऐसा क्वेश्चन और पेपर में आता है, उसको भी सुन लो। अच्छा, जनरली हम तुमसे पूछ रहे हैं, ऐसे नॉर्मल आंसर कर दो। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट सुनो। आप किसी सरकारी अस्पताल में विजिट करते हैं, सामान्यतया जनरली आपको सबसे ज्यादा बीमार व्यक्ति किस डिपार्टमेंट में देखने को मिलेंगे? अब उसका भी 4 ऑप्शन मिलता है और ये पेपर में एसएससी के रहा है। तो जनरली मिलते हैं आपके चेस्ट डिपार्टमेंट में, समझ रहे हो ना, जनरली आपके चेस्ट डिपार्टमेंट में सर्वाधिक मरीज मिलते हैं, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है ना। ये क्योंकि भारत में टीबी के मरीज बड़े ज्यादा हैं, फेफड़ा उससे प्रभावित अंग है, सांसों की तकलीफ, प्रदूषण सबसे ज्यादा है, इसलिए सर्वाधिक चेस्ट डिपार्टमेंट में ही मिलते हैं। एक होकर आईसीयू में मिलते हैं, मारेंगे ना नालायक कहेंगे भाग। अगला क्वेश्चन, एशियाई देश लेबनान की राजधानी है, एशियाई देश लेबनान की राजधानी है कौन सी जगह? एशियाई देश लेबनान की राजधानी बताइएगा। सर लेबनान की राजधानी आपके बरूत, ठीक है ना, लेबनान की राजधानी बरूत है। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी या अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? सर ये हुई थी 1761 ईस्वी में, ठीक है ना, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच। एक YouTube पे मास्टर साहब हैं, वो बहुत जोश में मराठा साम्राज्य के बारे में बताते हैं। हालांकि मराठा साम्राज्य बड़ा ही गौरवान्वित इतिहास है मराठा साम्राज्य का। अब लेकिन उस पर कई मुद्दे आते हैं, तो आप लोग भी क्या करते रहते हैं कि मेरा बस इतना कहना है, रील्स में उतना ही फंसा करो जितना जरूरी हो, 5-10 मिनट का इंटरटेनमेंट।
नहीं तो जोशीले बातें काम नहीं आती हैं, काम आएगी आपको आपकी पढ़ाई। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, बाकी सब ठीक है, अपनी जगह है, जो जो कर रहा है सब बढ़िया है। जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? जापान नागासाकी और हिरोशिमा के समय इसके ऊपर बम गिरा दिया गया। बम गिराने के बहुत समय बाद जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना, क्योंकि ये शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र से खफा खफा रहता था। ये मतलब कि मानता था कि ठीक नहीं है यार, ठीक है ना, ये मानता था कि ठीक नहीं है ये यूनाइटेड नेशन का रवैया। आज भी जापान यूनाइटेड नेशन से बहुत ज्यादा अपना मतलब नहीं रखता है, और यूनाइटेड नेशन को वो देश मानते हैं जो मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है जो कमजोर है। यूनाइटेड नेशन आजकल कर क्या ले रहा है, तुम ये खुद ही बताओ। ईरान पाकिस्तान दो मिसाइल छोड़ के ताली बजा रहे हैं। रूस यूक्रेन, क्या कर लिया यूनाइटेड नेशन? रूस यूक्रेन, अभी अमेरिका उधर यमन पे हमला कर दिया, क्या कर लिए ये? तो यूनाइटेड नेशन उन्हीं के लिए बना है जो कमजोर है। यूनाइटेड नेशन उनके लिए कतई नहीं बना है जो मजबूत है। खास करके अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, इनके लिए यूनाइटेड नेशन नहीं है। यूनाइटेड नेशन किसके लिए है? हाँ, नेपाल तुम क्या कर रहे हो, मारेंगे तुमको। भूटान, पापा बुला रहे हैं ना, इधर आओ। ओ बांग्लादेश, क्या कर, ये बस इनके लिए यूनाइटेड नेशन है, समझ रहे हो? बाकी कुछ है वह नहीं। तो जब भी भारत को लगे कि नहीं यूनाइटेड नेशन को धत्ता बताते हो, एक बार पाकिस्तान से पटकी पटका कर ही लेते हैं तो कर लेना चाहिए। क्या क्या कर ले रहा है यूनाइटेड नेशन, खुद से बताओ तुम लोग, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में जनसंख्या घनत्व तो भारत में सबसे कम है। देखिए सर, अगर ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो जनसंख्या घनत्व तो मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है ना। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का है। बाकी मतलब यहां क्षेत्रफल के हिसाब से उतने लोग नहीं है जितने शायद हो सकते थे। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? अच्छा, मैं एक आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज मैंने प्रभु श्री राम जी के ऊपर एक शॉर्ट्स डाला है जिसमें प्रभु श्री राम जी की वो मूर्ति जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए रखी गई है उसके दर्शन है और उसका डिटेल है। एक मैंने छोटा सा प्रभु श्री राम जी के ऊपर एक शॉर्ट्स डाला है, प्लीज उसमें प्रभु श्री राम जी की जो मूर्ति है और जो उसका डिटेलिंग है बहुत शानदार है, एक बार सुनना जरूर, और हो सके तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेजना। कभी आपको अयोध्या जाने का मौका मिलेगा तो कम से कम आप बता पाओगे कि देखो इस मूर्ति के किनारे, इस किनारे ये है, इस किनारे ये है, प्रभु श्री राम के पैर में ये है, सर पे ये है। एज हम देखो होना क्या चाहिए ना, हम पढ़ाई भी करेंगे, हम अपने धर्म को भी निभाएंगे, हम सब कुछ अपनी क्वालिटी, और दूसरे धर्म का सम्मान भी करेंगे। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए। अपने धर्म का अक्षरशः फॉलो करते हुए, अपने धर्म के लिए सब कुछ कर गुजरने वाली क्षमता रखते हुए दूसरे धर्म का सम्मान करना ही हिंदुस्तानी होने की सबूत है। यह बात हमेशा याद रखना, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? सर, देश के महानतम क्रांतिकारियों में से एक आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। इनको एडोल्फ हिटलर ने नेताजी की उपाधि से विभूषित किया था, सम्मानित किया था। और सुभाष चंद्र बोस जी, अच्छा एक देश का दुर्भाग्य तुम लोग जानते हो, तुम लोग इतिहास की किताब उठा के पढ़ा करो यार। जिस समय आईएनए की सेना ने हमारे देश के अंडमान निकोबार पे हमला करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ा करके सुभाष चंद्र बोस जी ने, उस सेना ने मुक्ति पा ली थी अंग्रेजों से उस अंडमान निकोबार द्वीप पे। तुम्हें जान करके आश्चर्य होगा, जब 1945, 46 और 47 और जब देश आजाद हुआ 47, उससे पहले ही दोस्तों ये जो आईएनए की सेना सुभाष चंद्र बोस जी की सेना थी उसको देशद्रोही करार देते हुए फांसी पे चढ़वा दिया गया था। समझ रहे हो? बड़ा गंदा और बड़ा डार्क फेज भी है इतिहास का। आज तक आप शायद ध्यान ही नहीं दिए कि सर आईएनए जो सुभाष चंद्र बोस जी की ब्रिगेड थी, लक्ष्मी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, सर जब अंग्रेजों से लड़े, जीत भी गए, कुछ पकड़े गए, लाल किला में उनके लिए भूला भाई देसाई ने मुकदमा भी लड़ा, कुछ उसमें से बरी हुए, जो सर नहीं बरी हुए उनको देशद्रोही, राजद्रोही कह के फांसी पे चढ़ा दिया गया। कहीं ना कहीं हम लोग के इतिहास में
बताने वालों में खामी है लल्ला, क्योंकि बताने वाले हमारे 3 महान क्रांतिकारी या 10 क्रांतिकारी के बारे में तो बता देते हैं, जिसमें हमारे आपके शहीद आजम भगत सिंह जी शामिल हैं, राजगुरु जी, सुखदेव जी शामिल हैं। लेकिन मेरा प्रश्न यह भी है कि क्या हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर के देश के लिए फांसी चढ़े थे, वो क्रांतिकारी नहीं थे? क्या उनका सिलेबस में इंक्लूड होना जरूरी नहीं है? क्या उनका नाम जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है? क्या उनके परिवार, उनके बारे में जानना, वो भी तो सिलेबस में? लेकिन हम लोग ना जो चीज जानते हैं उसी के पीछे भागते हैं, नारा लगाते रहेंगे, लेकिन कभी भी हम लोग तुम खुद से जो मेरी इस बातों को आप सुन रहे हो, आप खुद सोचिएगा, उस महान सेना के सैनिकों के बारे में आपने कभी सोचा था? खुद बताइएगा, आपने कभी सोचा था कि लाल किले में उनको कैद करके रखा गया, फिर भूला भाई देसाई उनके लिए मुकदमा लड़े, फिर कुछ उसमें से छूटे, मैक्सिमम को देशद्रोही करार दिया गया, जो हमारे आपके लिए फांसी पे चढ़ गए बेचारे। ऐसी हजारों की लिस्ट है। तो मैं आपसे यह कहूंगा, जिन क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारियों का आप नाम जानते हैं, उनका सम्मान करिए, लेकिन एक बार दिन में आंख बंद करके जब क्रांतिकारियों का नाम आवे तो उन अनगिनत गुमनाम क्रांतिकारियों को प्रणाम किया करिए, जिन्होंने आजादी के लिए अपनी प्राण गंवाए हैं। यह बात हमेशा याद रखना। समझ रहे हो ना? मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो मात्र 5-10 क्रांतिकारी को ही जानती है, बाकी हजारों लड़के मरे हैं यार देश के लिए, हजारों युवा मरे हैं, और उनके बारे में हम लोग सोचते तक नहीं। क्रांति आज से पहले क्या तुमने इनकी सेना के बचे हुए क्रांतिकारियों के बारे में सोचा था? खुद सोच लेना, आंसर मिल जाएगा तुमको। बड़ा देशभक्त कहलाते हैं ये। खैर, आइए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्योंकि हम लोग मूल मुद्दे से तो भटक नहीं सकते ना। ठीक है, चलिए आइए, ठीक है ना, अगले पॉइंट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? सर देखिए, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 31, अब ये सर डिलीट कर दिया गया है, और ये भी संपत्ति से ही संबंधित था। सर संपत्ति के अधिकार को हम लोगों ने फंडामेंटल राइट से डिलीट करके लीगल राइट कर दिया है, और वो आ गया है अनुच्छेद 300A में। तो अब जो संपत्ति का अधिकार है वो हमारा मतलब कि फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है, वो हमारा क्या है? कानूनी अधिकार है। अगला, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या होती है? बताओ, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या होती है? सोच समझ के बताएगा। सर मिश्रित कृषि में पशु का पालन और फसलों की खेती, जैसे हम लोग के नाना दादाजी नहीं 2 गाय भैंस भी पाल लेते हैं, 2-4 एकड़, 10 बीघा, 4 बीघा, 100 बीघा, 150 बीघा, जिसके पास जितना है खेती भी करते हैं। तो मिश्रित कृषि का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे आपके नाना जी दादाजी लोगों का गांव है, क्योंकि 2-4 गाय भैंस, आज भी मैं अपने नाना के यहाँ जाता हूं, गाय वाय पाली हुई है, दादाजी के यहाँ पाली हुई हैं। ठीक उसी तरह फसलों की खेती भी होती है। घर के सामने थोड़ा सा जमीन है, उसमें आलू, बैगन, मूली, गाजर, लौकी, ये सब धनिया, मिर्चा उगाया भी जाता है, और बड़ा अच्छा लगता है वो जो घर के साथ। अच्छा, इसमें से कितने लोग ऐसे हो जिनके नानी दादी के गांव या उनके गांव में घर के सामने ही ये मूली, गाजर, पालक, धनिया ये सब उगाया जाता, मतलब एकदम देसीपन का तड़का लगा रहता है? बताइएगा। मैं तो तुम्हें बता दूं, जब मैं इन सब चीजों से थोड़ा फ्री होऊंगा ना, जब कभी अपने लिए मकान वकान बनवाऊंगा ना, इतना तो जमीन जरूर लूंगा कि एक खो गाय पीछे जरूर बधी हो, और आगे धनिया मिर्चा बोने के लिए जगह भी हो, एक को मस्त कार खड़ी हो चाहे ना हो, एक को ट्रैक्टर खड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये तो मैं करके रहूंगा। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है इसमें से? सर देखिए, ये पुराना क्वेश्चन है और उसमें ओपेक का सदस्य क्या है। और आपको ये भी बता दे, अभी करंट अफेयर में ओपेक की सदस्यता अंगोला ने छोड़ दी है। ठीक है ना, अंगोला ने कहा है कि भैया हम नहीं रहेंगे ओपेक की सदस्यता, ठीक है ना, हम नहीं करेंगे ओपेक की सदस्यता को ग्रहण, वो छोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइएगा। सोचिए, जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, तो सही है सर। वी कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक, ये भी सही है सर। मध्य प्रदेश सर्वाधिक तांबा उत्पादन करता है, रेड क्लिफ लाइन भारत, ये तो ठीक है, रेड क्लिफ भारत और चीन के बीच है, तो फिर मैकमोहन कहां है? ठीक है, मैकमोहन कहां है? अगला, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? कौन से कर हैं जो केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? बताइएगा। सर देखिए, इसमें केंद्र सरकार द्वारा वृत्ति और स्टैम्प शुल्क, इनकम टैक्स, ठीक है ना, इनकम टैक्स और स्टैम्प शुल्क नहीं लिया जाता है। अगले पॉइंट, संग्रहित, अच्छा उल्टा था। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? बताओ।
डोडा बेटा, अन्नईमुडी, महेंद्रगिरी, मुकुर्थी। सर डोडा बेटा तो नीलगिरी की हाईएस्ट चोटी है, अन्नईमुडी पूरे साउथ इंडिया की हाईएस्ट चोटी है, और सर जो महेंद्रगिरी है वो पूर्वी घाट में स्थित है, ठीक है ना, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके आपस में मिलते हैं उसको नीलगिरी कहा जाता है, वो ट्राई जंक्शन पॉइंट है एक तरीके का। अगला, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान? जब भी संयुक्त बैठक होगा लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जिक्र हमें कहां मिलता है? सर वो हमें मिलता है आर्टिकल 93 में। संयुक्त बैठक होगी, मान लो कोई ऐसा मुद्दा आया जिसमें वोटों की संख्या बराबर आ जाए, 100 लोग मान लो भाई दिवे बैठे हैं, 50 लोग कहें आलू 10 रुपया किलो, 50 लोग कहें आलू 11 रुपया किलो, उस बराबरी की वोटिंग की स्थिति को में जो लोकसभा अध्यक्ष वोट देता है उसे कास्टिंग वोट या निर्णायक मत कहते हैं, जिसका जिक्र आर्टिकल 100 में मिलता है। तो लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड दो आर्टिकल आप जरूर याद रखिए, आर्टिकल 93 जिसमें उसके पद की जिक्र है, आर्टिकल 100 जिसके अंतर्गत कास्टिंग वोट या निर्णायक मत का जिक्र है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 108, ठीक है ना, 108। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? बताइएगा, दक्षिण अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? दक्षिण अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? सर दक्षिण अमेरिका में है एंडीज पर्वतमाला। दक्षिण अमेरिका में दो देश हैं, एक है आपके अर्जेंटीना जो कि विश्व कप फुटबॉल 2022 का विजेता है, और दूसरा देश है चिली, ठीक है ना, चिली। अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे पड़ता है एंडीज पर्वतमाला ऐसे, और ये विश्व दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इससे लंबी कोई है ही नहीं। और इसी दक्षिण अमेरिका में एक देश पड़ता है लापाज। लापाज की जो राजधानी है विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। अर्जेंटीना के घास के मैदान पंपास को उसका हृदय कहा जाता है। चिली सैंटियागो बड़ा फेमस जगह है। आरबीआई अधिनियम 1934 की अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। सर वो अनुसूची है तीसरी। वैसे एक बात बताएं, ठीक है कि ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आ जाए, तुम लोग से बैंकिंग वैंकिंग का प्रश्न पूछता नहीं है, तो बहुत ज्यादा बैंकिंग एसएलआर, डीआर, सीईओ, एमडी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक मत पढ़ा करो, नहीं बैठे रह जाओगे। तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है ये स्क्रीन पे। अच्छा, ये साहब लोग जो दिए हुए हैं क्रिकेटर महोदय लोग, आज मैं आपको अभी द 10 मिनट शो भी लेने वाला हूं। 2023 के जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं उनके ऊपर द 10 मिनट शो अभी लेने वाला हूं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी नहीं प्राप्त हुआ है शिखर धवन को, ठीक है ना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शिखर धवन को नहीं प्राप्त हुआ है। अगला, ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ 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 क्या राइट आंसर होगा? सर राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों, ठीक है ना, ए और बी दोनों। मुखिया और उप मुखिया पे शुरू के 2 वर्ष और लास्ट के 6 महीने में आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? सर नगर पालिका नगर निगम का जिक्र हमें भारतीय संविधान के भाग 9B में मिलता है, और सर 74वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है, और 243 P2ZG ये है नगर पालिका संबंधित, ठीक है ना। 9 में आपके ग्राम पंचायत है, 9A में आपके नगर पालिका है, भाग 9B में सहकारी समिति है। अगला, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? बताइएगा, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो बांग्लादेश डी ऑप्शन 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। फिर तब बाल बाल पकड़ के हम लोग पाकिस्तान के ऐसे मार मार के बाद किनारे कर दिए थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? बताइएगा, घाघरा। यार एक तुम लोग के लिए 10 मिनट शो भी प्लान किया हूं, अब सोच रहा हूं कि वो भी 1 नंबर का काम हो जाए आप लोगों के लिए। 10 मिनट शो कैसा रहेगा? रेडी हैं सब लोग 10 मिनट शो के लिए? आदेश करिए कि यस सर रेडी हैं। तो 10 मिनट शो, 1 सेकंड बस पीपीटी तुम लोग के लिए भेज दूं। ठीक है, चलो इसका क्या आंसर है भैया? वो है आपके ताप्ती नदी। निम्नलिखित में अशोक रुद्र व AS माने मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है? बताओ। अशोक, जैसे हम लोग पहला पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं गाडगिल योजना, हेराल्ड डॉमर योजना, तो अशोक रुद्र और AS माने मॉडल किस पंचवर्षीय योजना के लिए थी? तो बी ऑप्शन चौथी,
ठीक है ना, बी ऑप्शन चौथी योजना। अगला पॉइंट पे, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य रूप से उद्देश्य था कृषि, ठीक है ना, कृषि और ये सब शरणार्थियों का पुनर्वास, मुद्रास्फीति नियंत्रण, खाद्यान्न। अक्सर लोग यही टिक मार देंगे सी, थोड़ा सा कृषि से, लेकिन उस समय बंटवारा भी हाल फिलहाल का भारत पाकिस्तान में हुआ था, तो शरणार्थियों का पुनर्वास भी एक मुद्दा था, मुद्रास्फीति पे भी कंट्रोल पाना था और खाद्यान्नों के मामले में कम से कम समय में आत्मनिर्भर भी बनना था। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां जगह बना था होयसल मंदिर और 41वां बना था आपके शांति निकेतन, ठीक है ना। ये फर्स्ट पे आया था आपके 41st और 42nd, ठीक है। अगले पॉइंट पे, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड, सर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ब्रेंडन फ्रेजर ने। जो खिताब महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने दिया और जिसे उन्होंने असहकारिता आंदोलन के समय त्याग दिया, वह क्या था? बताइएगा। जो खिताब महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने दिया और गांधी जी ने उसे बाद में त्याग भी दिया, वह खिताब कौन सा हुआ करता था? सर याद करिए, वो खिताब हुआ करता था कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद। इसी समय जल्दी से बताइए, राय बहादुर की उपाधि किसने त्याग की थी? राय बहादुर की उपाधि को किसने छोड़ा था? सर की उपाधि को किसने छोड़ा था? बताइएगा। आज के सेशन का पूरा मजा लो, एकदम जोश में, समझ रहे हो ना? आज सुबह उबह एकदम आनंद लो। सर राय बहादुर की उपाधि जमुना लाल बजाज ने छोड़ी थी, जमुना लाल बजाज। और तुम लोग को एक मजेदार बात बता दें, ये बात जो है जमुना लाल बजाज वाली, कई बार पेपर में पूछता है कि जमुना लाल बजाज को किसका 5वां पुत्र कहा जाता था? गांधी जी का। और सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने छोड़ी थी, ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने छोड़ दी थी सर की उपाधि। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टीपू सुल्तान इस राज्य का शासक था। बताइएगा। आज 150 प्रश्न हैं, तो एकदम लग करके आंसर करना, आज के विशेष दिन को विशेष बना देना है। टीपू सुल्तान इस राज्य का शासक था। सर टीपू सुल्तान से एक क्वेश्चन ये भी खूब आता है लल्ला जीडी में, स्वतंत्रता का वृक्ष, ठीक है ना, स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? सर टीपू सुल्तान ने। कहां लगवाया था? फ्रांसीसियों के जैकोबियन क्लब में, ठीक है ना, जैकोबियन क्लब, फ्रांसीसियों के जैकोबियन क्लब में लगाया था। क्लियर है। और टीपू सुल्तान कहां का शासक था? सर मैसूर का शेर भी कहा जाता है टीपू सुल्तान को। एक बात आपको और बता दे टीपू सुल्तान के बारे में आपको, इसकी मृत्यु हुई थी 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में। कहां के युद्ध में? श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में इसकी मृत्यु हुई थी। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। संस्कृत रचना पंचतंत्र का लेखक किसे माना जाता है? अरे यार आज का ऑप्शन इंग्लिश में नहीं कर पाए लल्ला, आज का ऑप्शन इंग्लिश में नहीं कर पाए, माफ करो, लेकिन आज का आंसर जम के करो, आज का आंसर जम के करो। बताइएगा। संस्कृत रचना पंचतंत्र का लेखक किसे माना जाता है? तो संस्कृत रचना पंचतंत्र का लेखक माना जाता है विष्णु शर्मा को, ठीक है ना, विष्णु शर्मा को माना जाता है पंचतंत्र का लेखक। अगले पॉइंट पे जाके आपको बताते हैं। विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा मतलब है आपके क्या, ये ये दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब थी। चरक की किताब चरक संहिता आपके जीडी के पेपर में कई बार पूछ चुका है। चरक संहिता किसने लिखी थी? तो चरक ने लिखी है। भवभूति की किताब मालती माधव, ये बड़ी फेमस है भवभूति की किताब। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय नेता को पंजाब केसरी कहा जाता है? सोच समझ के बताना, सब लोग एकदम जुड़ जाओ आज के सेशन में। भैया गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जितने लोग जुड़े हो एकदम गुड इवनिंग। 150 प्रश्न है, आराम से किया जाएगा। बताइएगा। 150 प्रश्न है हमारे पास, ठीक है ना, 150 प्रश्न। तो निम्न में से किस भारतीय नेता को पंजाब केसरी कहा जाता था? पंजाब केसरी कहा जाता था लाला लाजपत राय को, ठीक है ना, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। यह बात आपको एकदम रट के रखना। अच्छा, यहीं पे अगर पूछ दे बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बिहार केसरी, सर बिहार केसरी कहा जाता है आपके वो जो है क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण सिंह जी, ठीक है ना, ये बड़े महान व्यक्तित्व थे श्री कृष्ण सिंह जी। अगर यहीं पे आपसे पूछ दे आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? आंध्र केसरी, चलिए आंसर करके बताइएगा, आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? आंध्र केसरी। और एक क्वेश्चन का आपसे पूछ देता हूं, आंध्र केसरी के अलावा आप एक बताइएगा, बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा, बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? देखो जब विशेष दिन विशेष लेक्चर हो, इतना दम कर लगा करके लेक्चर लेना चाहिए कि मजा आ जाए।
सर आंध्र केसरी कहा जाता है टी प्रकाशम को, रट जाना, एक नंबर तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, टी प्रकाशम। ठीक है लल्ला, अगला क्वेश्चन, बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी जी को कहा जाता है। ठीक है, आशुतोष मुखर्जी जी को कहा जाता है बंगाल केसरी। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है और किस तरीके का है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन के बारे में संबंधित है? बताइएगा, संसद के संगठन के बारे में कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? एक बात बताना, हम लोग एक कोड रटे रहते हैं ना, स र ला, ये कोड सब लोग रटे हो? यस सर। स से संसद आर्टिकल 79, र से राज्यसभा आर्टिकल 80, ल से लोकसभा आर्टिकल 81। तो जब ये पूछ रहा है संसद का गठन किस आर्टिकल से है, तो 79, ये वाला 80, ये वाला 81, तो सर कहां पे है? डी ऑप्शन, ये लीजिए। क्लियर है कि नहीं? ये देखो 172 कर रहा है, चंदर मारब ससुर ना लायक कहीं का, पढ़ लिख नहीं ना, खाली इधर उधर में घूम घाम रहे हैं। अगला, निम्न में से कौन से राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी? अल्लाह, खेल हो गया, राजभाषा अंग्रेजी है, बताइएगा। निम्न में से सर देखिए, राजभाषा अंग्रेजी है नागालैंड की। ठीक है ना? अच्छा, नागालैंड में अभी हनी बी महोत्सव, मधुमक्खी महोत्सव भी मनाया गया है। करंट अफेयर में ये बात रटे रहना, मधुमक्खी महोत्सव कहां मनाया गया है? तो नागालैंड में। मणिपुर की कुकी और मैतेई जो दो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली जनजातियां रही, कुकी और मैतेई। ठीक है ना, कुकी और मैतेई सबसे ज्यादा। कर्नाटक का यक्षगान, वहां का लोक नृत्य जो है वो 100 बार आपके पेपर में पूछता है, तो यक्षगान के ऊपर भी अपनी निगाह रहेगी। कौरू अंतरिक्ष पत्तन कहां पे है? अक्सर आप करंट अफेयर में पढ़ते होंगे कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, सतीश धवन से लॉन्च किया गया, उसी तरीके से आपको बताना कौरू अंतरिक्ष पत्तन कहां पे है। बताना लल्ला, एकदम फाड़ के रख दो। आज 150 क्वेश्चन हैं, आने वाले आधे पौन घंटे में एकदम दोहरा करके, रिवीजन करके, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेकर के रख देना। फ्रेंच गुयाना, ठीक है ना, फ्रेंच गुयाना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? याद रखो, जीडी के पेपर में सबसे पहली बार जो इसका क्वेश्चन कई बार दोहराया है वो ये पूछा है उनका कार्यकाल कितना होता है। ठीक है ना, कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 9 वर्ष। ठीक है, कितना होता है कार्यकाल? लेकिन चीफ जज का 9 वर्ष नहीं होता है। भारत की तरफ से नागेंद्र पाठक जी, ये लोग इसमें रहे हैं। अच्छा, कार्यकाल 9 वर्ष का है सर। जो एक इसका जब तक 15 में से 9 जज बैठे ना हो तब तक इसका कोरम नहीं पूरा होता है। ठीक है ना, एक देश से कोई 2 जज नहीं हो सकते हैं, एक देश से 2 जज नहीं हो सकते हैं, यह भी बात तुम लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, एक देश से 2 जज नहीं हो सकते हैं, और मतलब एक साथ ही नहीं कि अलग अलग ईयर में। कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, 9 जजों का इनका कोरम होता है, टोटल 15 जज होते हैं। आईसीजे का हेडक्वार्टर भी कई बार पूछता है द हेग। ठीक है, द हेग में है आईसीजे का हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन लल्ला, तो इसका सी ऑप्शन सही है 15। नेक्स्ट, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को इस दिन अंगीकार किया। देखो, जीडी के पेपर में सिर्फ संविधान सभा नहीं, संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम भी पूछता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, और जो बता दे कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष हो सकता है एक बार सबको रटा हो, उपाध्यक्ष बता दो कि उपाध्यक्ष कौन था। अच्छा, संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान लिख करके तैयार कर दिया। संविधान सभा में कुल 13 समितियां बनी थी। अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उपाध्यक्ष की बात कर दे तो एक नाम मैं लिख दे रहा हूं, एच.सी. मुखर्जी। ठीक है ना, एक नाम कौन था? तो एच.सी. मुखर्जी हुआ करते थे। राइट आंसर इसका क्या बनेगा? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। 1 मिनट के लिए भी आज अपना ध्यान हटने मत देना, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में मजेदार है, हर क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और ये एनर्जी सिर्फ इस बात के लिए है कि आपका मन लगे, आप पढ़ो, एनर्जी के साथ जुटे रहो। 2 महीने बाद एग्जाम है, आपका सपना साकार होना चाहिए। भारत का संविधान पहली बार कब संशोधित हुआ था? सर, जून 1951 में हुआ था भारत का संविधान पहली बार संशोधित। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। मगध के शासक बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे? अच्छा, मैं 5 राजा लिखता हूं, जो मुझे बता दे कि यह किस वंश से संबंधित था। मैं एक राजा का नाम लिखा नरकेसरी, मैं थोड़ा घुमा करके पूछ रहा हूं लल्ला, नरकेसरी किस वंश से था?
ठीक है। दूसरा राजा मैं लिख रहा हूं मुबारक शाह, ठीक है ना, दूसरा राजा मैं लिख रहा हूं मुबारक शाह, ठीक है ना, मुबारक शाह, यह किस राजवंश से संबंधित था। तीसरा शासक मैं लिख रहा हूं आपके ये क्या कहते हैं अजात शत्रु, अजात शत्रु, यह किस राजवंश से संबंधित था। और एक शासक मैं लिख रहा हूं सिमुख, ठीक है ना, यहां पे सिमुख, यह किस राजवंश से संबंधित था। ये वो हैं जो आपके जीडी के पेपर में आए हैं, इनका डायरेक्ट वंश पूछा है। हम आपको पढ़ाने आने से पहले आज छुट्टी के दिन भी पहले एक बार देखते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए हैं, ये मुझे देखना पड़ता है। सर सिमुख सातवाहन वंश से संबंधित था, सातवाहन वंश से संबंधित था। नरकेसरी सर ये विजयलाल चोल वंश, ठीक है ना, ये सर चोल वंश से संबंधित हुआ करता था। मुबारक शाह खिलजी भी था और मुबारक खान ने मुबारक शाह की उपाधि भी ले ली थी। तो अगर सर इसके आगे खिलजी जोड़ दें तो खिलजी वंश से, सिर्फ मुबारक शाह की बात कर दें तो ये सर आपके सैयद वंश से, क्योंकि मुबारक खां उसका खिज्र खां का लड़का था और मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण कर ली, इसलिए वो मुबारक शाह आपके सैयद वंश से भी हो गया। और अगर इसी नाम को मुबारक शाह खिलजी कर दे तो खिलजी वंश से हो गया, अजात शत्रु की बात कर दे तो हर्यक वंश से हो गया, और बिंबिसार की बात कर दे तो हर्यक वंश से हो गया, ठीक है ना, हर्यक वंश से। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्तस्राव को रोकने वाला लौह लवण कौन सा होता है। रक्तस्राव को रोकने वाला, ठीक है ना भैया, रक्तस्राव को रोकने वाला फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा किसी भी वैश्विक, देखो ऐसा एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहना है इकोनॉमिक का, तो देखो कास्पी, निक्की, सेबी, नासडाक, कौन सा इसमें से एक क्या है आपके वो नहीं है, मतलब उसको क्या बोलते हैं शेयर बाजार नाम, ठीक है ना, ये आज हमको कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन, एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था। सर एक्स किरणों का आविष्कार रोटेंजन ने किया था। अब छोटा क्वेश्चन पूछूंगा लेकिन दोहरा करके जाओ, क्या जाता है आपको बताना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी खोज किसने की थी। सर वो हम लोग बचपन से कोड याद किए बैठे हैं, ईटा पर नाच, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की थी सर, अच्छा लल्ला। पर प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड चाचा ने की थी सर, बहुत सही लल्ला। और अब न्यूट्रॉन की बात है सर, ईटा पर नाच, च, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक, तो यहां पे सर लिख देते हैं हम लोग चैडविक का नाम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हो गया एक नंबर का काम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है। अच्छा, कौन सा विटामिन लल्ला ब्यूटी विटामिन कहलाता है। अब देखो तुम्हारे जीडी के हर वर्ष के क्वेश्चन रख दूंगा, ब्यूटी विटामिन कहलाता है। कौन सा विटामिन सनसाइन विटामिन कहलाता है, सनसाइन विटामिन कहलाता है। कौन सा विटामिन एंटी रिकेट्स विटामिन कहलाता है, ठीक है ना, एंटी रिकेट्स विटामिन कहलाता है। वह कौन सा विटामिन है जिसे विटामिन इन अनदर विटामिन कहा जाता है। अब देखो ये वाला जो पूछे विटामिन इन अनदर विटामिन, कमेंट बॉक्स में बता देना। सर राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन सर हम डी ऑप्शन को तो नहीं कहते सर, डी ऑप्शन को नहीं, नहीं 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 नहीं, राइबोफ्लेविन सर, राइबोफ्लेविन इसमें से कौन सा हो जाएगा। देखिए राइबोफ्लेविन कौन सा हो जाएगा, B2, B12 हो जाएगा साइनोकोबालामीन, B12 हो जाएगा साइनोकोबालामीन, B1 हो जाएगा थाइमीन, राइबोफ्लेविन हो जाएगा B2, C हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, ब्यूटी विटामिन हम कहते हैं E को, सनसाइन विटामिन कहते हैं D को, एंटी रिकेट्स विटामिन कहते हैं D को। वह कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है, वह कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। एक बात याद रखना, इन्हीं प्रश्नों को घुमा घुमा के 36 बार पेपर में आता है, ठीक है ना, और तुम सही करके आना। सर पानी में घुलनशील विटामिन बी है और सी है, ठीक है ना। और सर अगर वसा में घुलनशील की बात करें, ए है, डी है, ई है और के है, ए डी ई के, ये है वसा में घुलनशील, ठीक है लल्ला। और विटामिन B12 का साइनोकोबालामीन होता है। कैसे गलती कर रहे हो यार, छोटे छोटे। आज तो पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण किसके कारण होता है, मतलब कुल मिला के एक बात पूछ रहा है कि पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है। सर देखिए पौधे में पाया जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के होते हैं सर 4 घटक, 4 घटक में एक होता है सर जैंथोफिल, कैरोटीन और आपके क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ऐसे करके ये 4 घटक होते हैं। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा परमाणु पाया जाता है, ये वाला खूब पूछता है सर, मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम का परमाणु पाया जाता है क्लोरोफिल के केंद्र में। क्लोरोफिल के 4 घटक होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल के 4 घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन लल्ला, बी ऑप्शन,
वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वर्धमान। आज जो लड़का 7:45-8 बजे तक रुक करके लड़का लड़की यहां पढ़ लिया, मैं बता रहा हूं आज 150 प्रश्न है, उड़ा के रख दिया जाएगा। और भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं। हो सकता है कुछ लोग YouTube देख रहे हो, 2 मिनट बाद छोड़ करके जाकर के आज छुट्टी का दिन कुछ और मनाने लगे, लेकिन साथ भगवान उन्हीं का देगा जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। और इस बार का जीडी ना अपने लिए ना सही, कोई कमिटमेंट लो, कोई मोटिवेशन होना चाहिए अंदर। इस बार का जीडी अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए हम करेंगे, ये अपने अंदर उत्साह होना चाहिए। खुद के लिए करोगे तो एक बार ढीले पड़ जाओगे या पड़ जाओगी। अपने माँ बाप को, किसी को आइडल रख दो, किसी को रख दो कि ये जो मेरा कमर दर्द हो रहा है पढ़ते पढ़ते ना, मम्मी के लिए पढ़ रहा हूं, तो पढ़ना शुरू कर दोगे। और अपने लिए तो यार जानते ही हो, ये किताब दी एंशेंट्स ऑफ फ्लोरेंस, ये किसने लिखा है सर? ये लिखा है आपके विलास सारंग ने। ये करेंट अफेयर में चर्चा में है, इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया। नेहरू ट्रॉफी, अब देखो यहां पे एक होता है लल्ला नेहरू कप। अब इसमें लड़कों का नंबर बड़ा तगड़े से कटता है। क्यों सर? नेहरू ट्रॉफी संबंधित है आपके हॉकी से, लेकिन नेहरू कप संबंधित है बास्केटबॉल से। ठीक है, बास्केटबॉल। तो ये आपको थोड़ा सा अंतर याद रखना होगा, ठीक है ना सर? हॉकी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 11। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 11। कबड्डी में कितने खेलते हैं? 7। ठीक है, कबड्डी में कितने खेलते हैं? 7। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? मैं आपको बताऊं, भारत के 7 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर हम लोग बात करें कुचिपुड़ी, तो जरा बताइएगा कुचिपुड़ी किस राज्य से होता है? कथक किस राज्य से होता है? ठीक है ना, कथक किस राज्य से होता है? यक्षगान किस राज्य से होता है? लावनी किस राज्य से होता है? गरबा किस राज्य से संबंध रखता है? गरबा किस राज्य से संबंध रखता है? दंडी नाच, ठीक है ना, दंडी नाच यह किस राज्य से संबंध रखता है? कूद नाम का नृत्य यह किस नाम से संबंध रखता है? देखो आर्ट एंड कल्चर का कितना पूछ सकता है यार, दोहरा के पढ़ के जाओ, एकदम दबा करके, एकदम समझ रहे हो ना? अच्छा ये बताओ, पढ़ के मजा आ रहा है? एनर्जी में तो कोई कमी नहीं लग रही है, पढ़ाने में तो कोई कमी नहीं लगना चाहिए कि जो सामने टीचर पढ़ा रहा है वो भी उत्साह में है और उसका छात्र भी उत्साह में है। इसे कहेंगे पढ़ाई। रो रो के पढ़े तो क्या पढ़े? सर ओडिसी, सर उड़ीसा कहां पे है ऑप्शन? गरबा सर गुजरात। सबसे ज्यादा पूछे जाने का चांस इसी का है। क्यों? क्योंकि इसे यूनेस्को ने विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी खाली तुम बता दो, बाकी हम। कथक सर यूपी में करवा दीजिए, यक्षगान सर कर्नाटक में करा दीजिए, लावनी सर महाराष्ट्र में करवा दीजिए, दंडी नाच सर जम्मू कश्मीर में करवाइए, कूद नृत्य भी जम्मू कश्मीर में करवाइए सर। ये कुचिपुड़ी बता दीजिए आप, कुचिपुड़ी बताइए। चलिए अगले आंसर पे आते हैं, अगला क्वेश्चन। तो इसका ये ऑप्शन सही, ओडिशा। अगला मोनालिसा, ये देखो ये जो 3-4 ठो है ना, खास करके माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी और पिकासो, कसम से बता रहा हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब तक तुम इनका आंसर करो, भारत में चित्रकला किस मुगल शासक के समय हुई शुरू? चित्रकला की शुरुआत भारत में किस मुगल शासक के समय से मानी जाती है? अब मैं लिख के दे दूं, आधे लोग इसको गलत करने वाले हो, कह देना कैसे गलत करोगे, मैं बताऊंगा, तुम आंसर करके देख लो, उसके बाद मेरे से बात कर लेना। सर जहांगीर, बहुत बढ़िया। जो जो जहांगीर लिखे मारो इनके गाल पे 2-2 थप्पड़, नहीं सोचे मारो इनके लिए ताली। कहां है ताली मारे? जहांगीर थोड़ी किया था, चित्रकला का विकास हुआ था अकबर के काल में, ठीक है ना, अकबर के काल में जहांगीर ने उसको स्वर्ण काल पे पहुंचा दिया, खूब चित्र बनवाया, लेकिन शुरुआत हुई थी अकबर के दरबार में, यह बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया है? लियोनार्डो दा विंसी ने। अच्छा, चित्रकला से संबंधित और भी प्रश्नों पे जरा आ जाओ। आपसे पूछेगा मुगल काल में बर्ड की इमेज बनाने के लिए कौन पे फेमस था? याद रखना, बर्ड की इमेज बनाने के लिए जहांगीर के दरबार में हुआ करता था मंसूर, ये फेमस था। एक क्वेश्चन पूछता है लल्ला कि दसवंत और बसावन यह किसके दरबार के 2 प्रमुख चित्रकार थे? सर दसवंत और बसावन दोनों के दोनों सर अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे, अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार। अगला क्वेश्चन, मंदिरों की उत्तर शैली। सर देखिए, अगर दक्षिण शैली साउथ की पूछता तो द्रविड़ हो जाता, नागर सर पूछ रहा है तो यही इसका राइट आंसर है सर उत्तर। बेसर शैली सर मुख्यतः हिमालय वाले जो क्षेत्र हैं लल्ला, उनमें बेसर शैली चलती है, मध्य भारत में नागर शैली चलती है, द्रविड़ शैली साउथ में चलती है। यह भारत के 3 मंदिर बनाने की कला का है। अच्छा,
एक क्वेश्चन यहां पे आपसे और मैं कर सकता हूं, बताइए सर क्या पूछेंगे। मंदिर बनाने की कला का विकास, मंदिर बनाने की कला का विकास किस काल में हुआ था, बताइए। मंदिर बनाने की कला का विकास किस काल में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर किस देश में बनाया जा रहा है, विश्व करंट अफेयर में, याद रखना अमेरिका में बनाया जा रहा है, ठीक है ना। अब ये करंट अफेयर में अपडेट हो चुका है, करंट अफेयर अपने आप में करंट देता है, और सुबह 8 बजे के करंट अफेयर में रोज लग के पढ़ लिया करो, मैं आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी लेता हूं। बताओ मंदिर की कला का विकास किस काल में हुआ था सर। मंदिर बन अरे 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 आ जाओ भैया आ जाओ। हाँ, मंदिर बनाने की कला का विकास हुआ था गुप्त काल में। गुप्त काल का संस्थापक कौन था सर, श्रीगुप्त हुआ करता था, श्रीगुप्त। लेकिन सर ये तो आपने संस्थापक पूछा है, अगर लल्ला यही पूछ देता गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक कौन था तो आप क्या आंसर कर देते। तो गुप्त काल का जो वास्तविक संस्थापक था लल्ला वो हुआ करता था चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है ना, ये भी याद रखना, चंद्रगुप्त प्रथम। यही गुप्त काल के समय को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है, यह बात भी आपको याद होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं लल्ला। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। देखिए सर, सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। इन्होंने सर आपके 1943 में स्वराज आपके वो क्या 1943 में आजाद हिंद फौज का भी गठन किया। उसके एक विंग का नाम था नेहरू ब्रिगेड, एक ब्रिगेड का नाम था गांधी ब्रिगेड, ठीक है ना, नेहरू जी ब्रिगेड, गांधी जी ब्रिगेड, एक ब्रिगेड का नाम था सुभाष ब्रिगेड, जो इन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी उसकी बात कर रहा हूं, सुभाष जी ब्रिगेड। और एक महिलाओं वाले ब्रिगेड का नाम था रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, ठीक है ना, लक्ष्मीबाई। ये केबीसी में क्वेश्चन पूछा है, कौन बनेगा करोड़पति, ये पूछा हुआ था, कौन बने करोड़पति। मैंने एक एपिसोड में देखा था, अमिताभ बच्चन जी ने इसको पूछा था। अच्छा सर, सुभाष चंद्र फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने 1939 में की थी। ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। एक क्वेश्चन जीडी में बहुत शानदार पूछा था कि जब सुभाष चंद्र बोस को, ध्यान से सुन के कोई भी आंसर करो, सुभाष चंद्र बोस को जब जेल में नजरबंद उनके घर में किया गया था तो यह किसका भेष बना करके, किस व्यक्ति के नाम का भेष बना करके घर से नजरबंदी से फरार हुए थे। याद रखना उसका नाम था जियाउद्दीन पठान। ये नाम शायद तुम लोग को कम याद हो लेकिन अब ध्यान रखोगे, जियाउद्दीन पठान का भेष भर करके ये नजरबंद अंग्रेजों के कैद से क्या हुए थे, फरार हो गए थे 1939। अगला क्वेश्चन लल्ला, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। अब यहां पे भारत का प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था, यह भी पूछ सकता है। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा है तो बताइएगा सर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हीरालाल जे कानिया हुआ करते थे। सर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुकुमार सेन हुआ करते थे। जीवी मावलंकर ये तो सर लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है ना, लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रथम, वो भी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। सर क्लियर है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। चलिए प्रथम, अच्छा भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे सर, केसी नियोगी हो गए। प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, हीरालाल जे कन्या हो गई। प्रथम महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी, रमा देवी। प्रथम महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी, रमा देवी थी। चुनाव आयोग का जिक्र सर संविधान के किस भाग में आता है, भाग 15 में आता है। किस आर्टिकल में आता है सर, 324 से लेकर के 329 में आता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है सर, राजीव कुमार जी हैं, ठीक है ना, राजीव कुमार जी। अभी हाल फिलहाल में कितने राज्यों में चुनाव हुआ है सर, मिजोरम में हुआ है, तेलंगाना में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है और आपके राजस्थान में हुआ है, ठीक है ना। और मिजोरम में कौन सी पार्टी जीती है, ZPM, ठीक है ना, जोरम पीपुल्स पार्टी, जोरम पीपुल पार्टी जो है वो जीती है। वहां के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, लाल दुहोमा बने हैं। तेलंगाना के कौन बने हैं, के रेड्डी बने हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पढ़ोगे ना तो रट मारोगे यार, एनर्जी के साथ लगो ना, मजा आएगा। और रो रो के कियो तो समझ रहे हो। बताओ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। अगर एनर्जी लग रही हो, ये लग रहा हो कि यार ये मास्टर लग करके हम लोग को पढ़ाता है, तो लाइक करने में कंजूसी क्यों। देख लो कितने लोग लाइव और लाइक की संख्या क्या चल रहा है। एक बार कहूंगा, शायद 25वें क्वेश्चन पे पहुंच के पहली बार कह रहा हूं कि शेयर कर देना यार, अच्छा लगेगा। एक बार यार ईमानदारी से शेयर और लाइक कर दीजिएगा। और हां, शेयर लाइक करो ना करो, भारत माता की जय तो लिख सकते हो।
एक बार सिर्फ भारत माता की जय लिख देना है तुम्हें, वो मेरे लिए शेयर और लाइक से बढ़ करके होगा, ठीक है ना। हटाओ, तुम जो करना है पढ़ाई करना है, पढ़ाई करो, ये वाला पॉइंट करो। आइए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है सर? 65 होती है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में किस भाग में संविधान के जिक्र है सर? भाग 5 में जिक्र है सर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। अगला, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष। आज के प्रश्न मैंने आसान लेवल के रखे हैं, बहुत टफ नहीं है। अच्छा, और ये भी बता दूं, यूपीएससी का पेपर भी नहीं है जीडी, होना तो 10वीं स्तर का है। एक लड़का आया कहा आज का क्वेश्चन आसान है। अरे तो क्वेश्चन तो आसान है, अब भैया पूछ दूंगा ना। 1 बजे दोपहर में एक मैं पेपर पढ़ाता हूं आईबी का, आ जाना लल्ला, उसमें 5 ठो पढ़ाता हूं, 4 ना गलत किए तो हमारा नाम बदल देना। ऐसे 2-4 ठो होते हैं नमूने, कूदने लगते हैं। उनसे पूछो भारत के प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। और उसके बाद धीरे से पूछो द्रौपदी मुर्मू के पिता का नाम कौन? हाँ, इसे कोई पूछता है? ससुर हम रोआए मारा बगैर भैया इतना कर दे बात है ससुर। अब भाई कॉमन सेंस लगाओ लल्ला। जिस लड़के को लगता हो कि नहीं बहुत स्टैंडर्ड चाहिए, होता क्या है, कुछ मास्टरों का मैं बता दूं, खूब टफ क्वेश्चन करवा देंगे, उनको लड़के कहते हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा है मास्टर। मैं तुमको लिख करके बता दूं, यूपीएससी में यूपीएससी लेवल, पीसीएस में पीसीएस, जीडी में जीडी और एमटीएस में एमटीएस लेवल होना चाहिए। यह सार्थकता है पढ़ाई की, ठीक है ना भारत। और नहीं तो तुम में से वो जो लड़का अभी बोला है ना सर क्वेश्चन आसान है, मैं लिख के दे रहा हूं, दोपहर के 1 बजे कल आ जाना और तुम 5 में से कोई एक क्वेश्चन करके दिखा देना। आधे घंटे में 4 ठो क्वेश्चन पढ़ा पाता हूं। तो लेवल का तो ये है, पागल कहीं का। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा? ऑप्शन में मौजूदा नहीं है, छत्तीसगढ़। अब बताओ, नहीं मौजूद है छत्तीसगढ़, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, राइट आंसर चावल का कटोरा। अब ऑप्शन में छत्तीसगढ़ नहीं है तो क्या झाड़ू लगा के हम खोजेंगे कि कहां पे जो है आंसर किया, आगे बढ़े। भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है सर? सबसे ऊंचा जलप्रपात इसमें जो है वो जोग है, गरसोपा है, शरावती नदी के ऊपर है, कर्नाटक में है। इसको महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक आपसे पूछता है धुआंधार जलप्रपात किस नदी के ऊपर है? बताइएगा। धुआंधार जलप्रपात यह किस नदी के ऊपर पड़ता है? लल्ला, धुआंधार जलप्रपात याद रखना नर्मदा नदी के ऊपर पड़ता है। किस जगह पे पड़ता है? जबलपुर में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। जबलपुर एमपी में पड़ता है, ठीक है ना। क्या पिन कोड बता दे का? पिन कोड नहीं बताया जाएगा यार। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? जूट। मात्र 20-25 मिनट की और क्लास बची है, थोड़ा और स्पीड बढ़ाया जाएगा सर। इसका राइट आंसर बनेगा ए, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल। अगला, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़ता है? सर पाक स्टेट से वही ना जिधर तमिलनाडु है, और तमिलनाडु साइड से अगर हम भारत का ऐसे मैप बना दें, यहां पे हमारा महान तमिलनाडु और यहां पे श्रीलंका। इसी श्रीलंका को सर पुराने समय में सिलोन कहा जाता था। इसी श्रीलंका को सर हम लोग सिंघल द्वीप भी कहते हैं। इसी श्रीलंका के साथ सर हम लोग स्लीनेक्स नाम का आर्मी एक्सरसाइज भी करते हैं, इस बार कर भी चुके हैं। और राइट आंसर होगा कहां है? श्रीलंका। भारत और श्रीलंका, ठीक है ना, भारत और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? सर परसों मोहल्ले में फेंका गया था। ऐसे बोलोगे का? नहीं, देखो सर, पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था वो 6 अगस्त को, दूसरा 9 अगस्त को, 6 अगस्त को फेंका गया था हिरोशिमा पे, 9 अगस्त को फेंका गया था नागासाकी पे। जो बम हिरोशिमा पे फेंका गया था उस बम का नाम था लिटिल बॉय। ये भी तुमसे पेपर में पूछा है, लिटिल बॉय। जो बम नागासाकी पे फेंका गया था लल्ला, उसका नाम है फैट मैन, ठीक है ना। लिटिल बॉय और फैट मैन। लिटिल बॉय विंस्टन चर्चिल के नाम पे रखा गया था और फैट मैन कार्पोलर के नाम पे। अगला क्वेश्चन, युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? ऐसा जीडी का कोई साल का पेपर नहीं जब मुद्रा और राजधानी से एक क्वेश्चन आपसे न पूछते। बताइए युआन किस देश की मुद्रा है? सर युआन मुद्रा होती है बी ऑप्शन, चीन की, ठीक है ना, चीन की मुद्रा है। इटली की सर, अरे यार इटली की लीरा उरा लेके बैठे रहो। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सर संतोष ट्रॉफी, आपके ध्यानचंद ट्रॉफी, ये सब संबंधित है। वेलिंगटन सर सब फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना, फुटबॉल से। उबेर कप और थॉमस, उबेर और थॉमस सर बैडमिंटन से संबंधित है सर। अभी बैडमिंटन से रिलेटेड मैंने शायद कल के लेक्चर में भी बताया था कि करंट अफेयर में मलेशिया मास्टर्स सबसे ज्यादा चर्चा में है। मलेशिया मास्टर्स पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, यह भी आपसे पेपर में पूछ सकता है। याद रखना एच.एस. प्रणय, ये बहुत चर्चा में है लल्ला इस समय। एच.एस. प्रणय ने जीता है। अगला ऑप्शन, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार बच्चों को उनके अपरिहार्य साहस के लिए कब देते हैं? जो हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, अभी मैं ओपन नहीं करना चाहूंगा, आप बताइए कि कब दिया जाता है ये राष्ट्रीय एकता पुरस्कार? सर ये दिया जाता है 26 जनवरी को।
करंट अफेयर बताओ, इस बार कितने बच्चों को राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार? मैं बता दे रहा हूं 15 और 11 याद रखना। अगला क्वेश्चन, बीटिंग रिट्रीट के रूप में जाना जाने वाला समारोह दिल्ली में आयोजित किया जाता है, बताओ सर। ये बीटिंग द रिट्रीट, जब सर 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो 3 दिन समारोह ये चलता है। ये सर अब कर्तव्य पथ पर चलता है, हालांकि ऑप्शन विजय चौक है, लेकिन सर हम लोग ये राजपथ पे और वो कर्तव्य पथ पे, कर्तव्य पथ के बगल में ही है सर विजय चौक, उस चौराहे पे 3 दिन का ये समारोह चलता है और इसी में समापन होता है। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी की समाधि क्या कहलाती है, बताइएगा। सर देखिए, राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन भी कहा जाता है, यह बात याद रखना। अगर आपसे कभी पेपर में पूछे कि वह भारतीय प्रधानमंत्री जिसे मिस्टर क्लीन कहा जाता है वो कौन हुआ करते थे, राजीव गांधी। राजीव गांधी की भूमि है वीर भूमि, शक्ति स्थल है सर इंदिरा गांधी जी की विजय घाट और वीर स्थल। वीर स्थल ऐसा कुछ है नहीं, विजय घाट आपके लाल बहादुर शास्त्री जी की। और आपके सदैव अटल, इस समय जो भाजपा गवर्नमेंट है भैया, तो ज्यादा से ज्यादा तुम लोग को याद रखना चाहिए सदैव अटल, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, ठीक है ना, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद किस प्रसिद्ध लेखक का था? अब यहां से 100 क्वेश्चन जाने हैं, 30 मिनट है। अगर अपनी पढ़ाई और अपनी करियर के लिए 20 से 25 मिनट और दे सकते हो तो मेरे साथ जुड़ जाओ। सर गीत गोविंद लिखने वाले हैं जयदेव, जयदेव। अगला क्वेश्चन, कबीर किसके शिष्य थे? हमेशा याद रखना, तुम्हारा पेपर यूपीएससी का नहीं है, क्वेश्चन ब्रॉड एरिया से पूछता है, टफ नहीं पूछता है। अगर टफ पूछता ना तो 140-40 नंबर कट ऑफ न जाता। लोग निगेटिव मार्किंग खूब करते हैं। कबीर किसके शिष्य हुआ करते थे? कबीर रामानंद के शिष्य हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन लल्ला, भारतीय रेल का रेल पहिया कारखाना कहां स्थित है, बताइएगा। बहुत आसान है यार, जुड़ करके बताओ लल्ला। भारतीय सर रेल पहिया कारखाना बेंगलुरु में। अगला, रायसीना हिल क्या है? सर एक पर्वत है भारत में जिसका नाम है अरावली। अरावली पर्वत सर राजस्थान से शुरू होता है, यह विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। यही पर्वत सर जब राजस्थान से शुरू होकर के दिल्ली के रायसीना हिल्स पर खत्म होता है, वहीं पे है हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया का राष्ट्रपति निवास, और यह है आपके नई दिल्ली। इसी रायसीना हिल्स के ऊपर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ठीक है ना, राष्ट्रपति भवन इसी रायसीना हिल्स के ऊपर बना हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत में हीरा काटने का मुख्य उद्योग। अच्छा, हीरा काटने से एक करंट अफेयर जान लो। हीरा काटने का हीरा का जो काटने का सबसे बड़ा ऑफिस बेचने खरीदने का, वो कहां पे खुला है? गुजरात में, गिफ्ट सिटी में। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बन गया, आज के 2 महीना पहले ये करंट अफेयर में था। और सर इसका राइट आंसर क्या है? सूरत। तो अब गुजरात के पास सूरत हीरा जो अमेरिका का वो हुआ करता था ना, पेंटागन वगैरह, उन सबसे बड़ा है भारत में। तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस भारत में है, हीरा कारोबारियों से जुड़ा हुआ। भारत से बर्मा कब अलग किया गया था, बताइएगा। भारत से बर्मा, हम तो पाकिस्तान के बारे में हम लोग चिल्लाते हैं, पाकिस्तान बट गया, उसको ले लेंगे, उसको पीट देंगे, ये कर देंगे। हाई भी तुमसे बटा है, कोई इसके बारे में जबाने नहीं खोलता है कि 1937 में भारत से बर्मा अलग हुआ था, ठीक है ना, भारत से बर्मा अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन, कठोर पानी निम्नलिखित में से क्या होता है? देखिए सर, एक होता है पानी में 2 तरीके के हार्डनेस होती है, एक सॉफ्ट और एक वो आपको क्या कहा जाता है, परमानेंट हार्डनेस, और एक होती है टेम्पोररी हार्डनेस। कठोर पानी में क्या होता है सर? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन, चाय में कौन सा अम्ल होता है? भैया हम 2 दिन पहले डॉक्टर के यहाँ गए थे, डॉक्टर हमको बोला आप चाय पीना आप छोड़ दीजिए। हम कहे छोड़ दें? कह रहे अरे बीमार हो जाओगे, घुटने उठने में दर्द रहता है, पलट जाओगे एक आध दिन। सर चाय में होता है टैनिक, ठीक है ना। अच्छा, कॉफी में कौन सा होता है? तो याद रखना, कॉफी में होता है कैफीन। चाय में कौन सा होता है? तो चाय में होता है टैनिक या फिर आपके निकोटीन वाला। तो कॉफी में कैफीन, ठीक है ना, कॉफी में कैफीन। अगला, खून के जमाव के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? सर खून तो उन लोग का भी जम गया है जो अपने करियर के लिए नहीं कर रहे, रजाई में बैठ के इसे वीडियो चला रहे हैं। हाँ तुम खा लियो, हम भी खा लिए हैं, माँ ससुरे झूठ बोले पड़े रहते हैं। लड़कियों तुम लोग विश्वास करो, कुछ बड़े चोट्टा टाइप के भी होते हैं नालायक लड़के, समझ रहे हो ना। पढ़ाई लिखाई करो बिटिया तुम लोग। अब बिटिया तुम भी कोई दूध की धुली नहीं हो, तुम वो झूठा साच कभी कभी लिखती रहती हो। तो अपने अंदर ईमानदारी का कीड़ा लाओ, नहीं इसकी बार अब की बार भी जीडी सरकार हो जाएगी। और सर इसका राइट आंसर बनेगा विटामिन के। सब विटामिन का केमिकल नेम बता दो, खाली पहला शब्द लिख दो विटामिन के, ठीक है ना। सर देखिए, विटामिन ए रेटिनॉल है, B1 की बात कर दे थायमीन है, C की बात कर दे एस्कॉर्बिक एसिड है, D की बात कर दे आपके कैल्सीफेरॉल है, विटामिन ई की बात कर लें,
ठीक है ना, कि विटामिन ई, अच्छा सर विटामिन ई वही है ना जो नपुंसकता के लिए जिम्मेदार है, जिसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। हाँ भैया वही है। विटामिन के क्या है? नेप्थोक्विनोन है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? एक बात जीडी के मेरे दोस्तों याद रखना, अमेरिका के राष्ट्रपति को पोटस भी कहते हैं, ये कभी मत भूलना, तुम्हारे पेपर में 7 बार पूछा गया है, ठीक है ना, 7 बार पूछा गया है। और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। कई ठो अब्राहम लिंकन पे टिक मार के सोचते हैं कि नेता बन जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। चंद्रमा पर चलने वाला प्रथम मानव कौन था? ये केबीसी में पूछा था, पहला और दूसरा दोनों। सर पहला हुआ करता था नील आर्मस्ट्रांग। अच्छा, चंद्रयान 3, अब देखो यहां गेम हो गया। चंद्रयान 3 किस डेट को साउथ पोल पे पहुंचा था? साउथ पोल पे चंद्रयान 3 एग्जैक्ट किस डेट को पहुंचा था? अब देखो जिसके पास दिमाग होगा वो दिमाग लगा के दे देगा कि नेशनल स्पेस डे उसी दिन मनाया जा रहा है ना, मतलब लल्ला 23 अगस्त को ही पहुंचा रहा होगा ना, 23 अगस्त को पहुंचा रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज कौन था? बताइए। यहां पे कपिल होगा, ठीक है ना। पहला भारतीय गेंदबाज कौन था? सर टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह हुआ करते थे। इन्हें टर्बनेटर के नाम से जाना जाता था, टर्बनेटर के नाम से जाना जाता था। अच्छा बताओ, कुछ क्रिकेटरों के उपनाम जो आपके जीडी में 5 आज तक पूछे हैं, मैं 5 लिख रहा हूं, जरा बता देना। किसको मास्टर ब्लास्टर बोला जाता है? देखो उत्साह में कई लोग गलत करेंगे कमेंट। किसको लिटिल मास्टर बोला जाता है? लिटिल मास्टर, ठीक है ना। किसको लिटिल मास्टर बोला? किसको वेरी वेरी स्टाइलिस्ट बोला जाता है? वेरी वेरी स्पेशल, ठीक है ना। किस क्रिकेटर को वेरी वेरी स्पेशल बोला जाता है? किस क्रिकेटर को मिस्टर क्रिकेट कहा जाता है? मिस्टर क्रिकेट कहा जाता है। किस क्रिकेटर को मास्टर ब्लास्टर, लिटिल, वेरी वेरी स्पेशल, और ये हाँ, किस क्रिकेटर को दादा के नाम से भी जाना जाता है? दादा। इतना आपके जीडी में आज तक पूछा है, इसलिए मैं इसका पूछ दिया। अच्छा आप देखिए आंसर देखिएगा लल्ला, यहां पे मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर जी, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर जी, वेरी वेरी स्पेशल वीवीएस लक्ष्मण जी, वीवीएस लक्ष्मण जी को कहा जाता है। मिस्टर क्रिकेट माइकल हसी को कहा जाता है। और जबकि मिस्टर आईपीएल ये सुरेश रैना को कहा जाता है। और दादा सौरभ गांगुली को कहा जाता है। करेंट अफेयर में अपडेट रखो, सौरभ गांगुली को अभी पश्चिम बंगाल सरकार और त्रिपुरा सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। द जंगल बुक पुस्तक का लेखक कौन था? मैं लिख दूं तुमसे, मदर पुस्तक का लेखक जरूर पूछेगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसका लेखक जरूर पूछता है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसका भी लेखक तुमसे जरूर पूछता है। बताओ। हो मदर सर मैक्सिकम गुर्की, रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक का, और ये मैक्सिमम गुर्की डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी लिखे हैं सर, और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जरूर याद रखना मेघनाथ देसाई लिखे हैं, ठीक है ना, मेघनाथ देसाई जी लिखे हैं रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं लल्ला। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश से सती प्रथा, अच्छा यहां पे एक क्वेश्चन जीडी का और बता दूं, मैं पहले आपको बता दूं कि मुझे ये याद क्यों रहता है, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने आने से पहले 2 घंटा मैं खुद पढ़ता हूं, गर्व के साथ कहता हूं। जैसे ये क्वेश्चन आया ना तो मैं कई बार ढूंढूंगा कि जीडी में सती प्रथा से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए हैं। 3 क्वेश्चन आए हैं। पूछता है सती प्रथा का प्रथम उल्लेख हमें कहां मिला है। एक क्वेश्चन देखो लल्ला, ये तुम्हारे पेपर में आया है। पूछता है सती प्रथा खत्म कराने का किस मुगल शासक ने प्रयत्न किया था? मुगल शासक ने प्रयत्न किया था। और सती प्रथा का निर्मूलन, सर सती प्रथा का निर्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक। जैसे ही लॉर्ड विलियम बेंटिक आ जाए, याद रखना इस व्यक्ति ने भारत से ठगी प्रथा भी खत्म करवाया था। वो शासक अकबर था जिसने सती प्रथा समाप्त करने की कोशिश की थी, सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ठीक है ना। और प्रथम उल्लेख वो सर वो भाब्रू उल्लेख है ना, वो जो भानुगुप्त हुआ करता था शासक गुप्त वंश का, उसके दोस्त की पत्नी ने सती प्रथा किया था। भीतरी अभिलेख, क्षमा करिएगा, भीतरी अभिलेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश वाले में इसका उल्लेख मिलता है। भाब्रू में तो अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित सरकार, लोकशाही की यह परिभाषा किसने दी थी? बताइएगा। लोगों के द्वारा रचित सरकार की यह परिभाषा किसने दी थी? अब क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर के 100 जो स्टूडेंट कर जाए 20 मिनट 50 क्वेश्चन, मान लेना कि उसकी जीडी पे ठीक ठाक तैयारी चल रही है, ठीक है ना। अब्राहम लिंकन रेडी हो सब लोग? 51 से लेकर 100 तक के लिए
मात्र 20 मिनट अपने पास बचे हैं और इस 20 मिनट में धुआंधार करेंगे। चलो आप बताओ, पंचायत चुनाव के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? सर आपने 2 दिन 3 पहले ही बताया था, ये ऑप्शन 21 वर्ष। नगर निगम के लिए भी 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके पास है? सर एलोरा की गुफाएं, चैत्य की गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं, कार्ले की गुफाएं, ये सब की सब पड़ती हैं महाराष्ट्र में, और ये पड़ता है सर औरंगाबाद के पास एलोरा। एलोरा की गुफाओं में कितनी है सर? 34 है। हिंदू धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड है। 1 से लेके 12 सर आपके बौद्ध धर्म से है, 13 से लेके 29 सर हिंदू धर्म से रिलेटेड है, और सर 30 से लेकर के 34 तक जैन धर्म से रिलेटेड है। गुफा नंबर 29 में सर मरणासन्न रानी की कहानी है, मरणासन्न राजकुमारी का चित्र बना हुआ है। यह भी आपसे पेपर में पूछता है, मरणासन्न राजकुमारी का चित्र। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। अच्छा जरा बताइए, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस वंश ने की है? वंश पूछ दे रहा हूं सर। ओदंतपुरी की स्थापना की है आपके पाल वंश वाले ने, ठीक है ना, पाल वंश वाले ने की। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो को निम्न में से किसने लिखा है? सर पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद्रवर दाई। चंद्रवर दाई, अब चंद्रवर दाई के दोस्त और मालिक हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, इनसे तुम लोग सीख सकते हो। बताता हूं क्या सीख सकते हो। पृथ्वीराज चौहान वो व्यक्ति है जो रामायण की उस लाइन को सार्थक करता है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो व्यक्ति योग्य होता है, समर्थ होता है, उसको कोई दोष नहीं होता। जब इसको प्यार हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जी को जब प्यार हुआ संयोगिता से, संयोगिता कही चलो शादी कर लेते हैं। इसने कहा नहीं, मेरी भुजाओं में दम है, अभी मुझे भारत विजय करना है, शादी करके घर नहीं बसाना है। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो 2 साल और इंतजार करो, मुझे भारत विजय करने दो। और फिर इसने दिल्ली के आसपास के समस्त शासकों को हराया था और एक दिग्विजयी राजा के रूप में उभरा था। और फिर इसने उस लड़की को उसके घर से उठा करके शादी की। इसे कहते हैं सामर्थ्य, और इसे कहते हैं लड़की का धैर्य और लड़के का धैर्य। आज की तरह थोड़ी, आज ही मेरे इंस्टा पे एक लड़का मैसेज किया था, नहीं कहना चाहिए। उसने कहा सर कल मेरे गर्लफ्रेंड की शादी हो रही थी, मेरे घर से कुछ ही दूर पे रहती और मैं कुछ कर ना सका। कहां से कर लोगे तुम? थे कौन तुम? वो जिस लड़के से शादी हो रही होगी ना, बच्चा, तुम्हें बात बुरी लगेगी, लेकिन वो कोई सरकारी नौकरी वाला या प्राइवेट नौकरी वाला रहा होगा। तुम जीडी, आईबी, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल की तैयारी करने वाले रहे होगे। कोई औकात नहीं है हम बेरोजगारों की समाज में, इस बात को याद रखना। ये जो इतनी एनर्जी लगाता हूं ना इस बात के लिए कि हमारी आपकी एक औकात क्रिएट होनी चाहिए समाज में, जहां पैर रख दे तो माँ बाप को गर्व महसूस होना चाहिए कि मेरा लड़का या मेरी लड़की बगल में खड़ी है। शर्म नहीं महसूस होना चाहिए किसी जगह शादी में न्योता के कार्ड पे जाते समय। कई बार माँ बाप इसलिए भी नहीं जाते हैं, पूछा जाएगा आपकी लड़की क्या कर रही है, लड़का क्या कर रहा है, इसलिए भी नहीं जाते हैं। तो वो भौकाल लाओ जिंदगी में, वो तूफान लाओ जिंदगी में कि बाप के बगल में अगर खड़े हो जाओ ना तो बाप का सीना ऐसे तान के खड़ा रहे कि हाँ ये मेरी लड़की है, ये मेरा लड़का है। वो तुम कर सकते हो, लेकिन गद्दारी करोगे तो फिर इसी तरह इंस्टा पे मैसेज करोगे कि गर्लफ्रेंड की शादी हो गई, हम क्या करें। ठीक है ना, ऐसे ही मैसेज करते रह जाओगे। मेरी बात बुरी लग सकती है लेकिन सच यही है। ठीक है, चलो आओ अपने मुद्दे पे आ जाते हैं, अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। तो ये पृथ्वीराज चौहान उसी बात का सामर्थ्य का, इसने अपना जीडी निकाला था, इन्होंने अपना सीजीएल निकाला था, उठा के पृथ्वीराज चौहान ने शादी कर लिया था संयोगिता से। फिर बाप कुछ नहीं कर पाए थे, लड़े थे, 2 जूता मार के मोहम्मद गोरी को भगा दिया था पृथ्वीराज चौहान। ये है पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन, नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ है? बताइएगा, नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ है? बी ऑप्शन, मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। वैसा हूं, तुम तो जानते हो नील नदी का देन, नील नदी का देन हम किसे कहते हैं? सर मिस्र को ही तो कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लल्ला, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? सर प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हो गया था सर, 1919 में खत्म हुआ था सर, और इसका कारण हुआ करता था आर्क्यूट फ्रांसिस फर्नांडिस की हत्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन लल्ला, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहां पे है? बताओ, बड़ा पिक्चर देखते हो, सीरियल देखते हो, बताइए। मात्र 13 मिनट की और क्लास बची है और ये 13 मिनट की क्लास लेकर के आप आराम से जा सकते हैं। भारत की फिल्म और टेलीविजन सिटी कहां पे है सर? डी ऑप्शन, पुणे में है सर। ठीक है ना, पुणे में। याद रखना, पुणे के ही पंकज आडवाणी है, करेंट अफेयर एक जान लो, पुणे के ही पंकज आडवाणी है। इन्होंने 26वीं बार अंतरराष्ट्रीय बिलियर्ड्स प्रतियोगिता जीत ली है, 26वीं बार जीती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहां पे स्थित है? कोचीन में, मुंबई में, चेन्नई में, गोवा में। बताइए, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान। 15 मिनट समय हो तो अपने करियर के लिए दे के 100 क्वेश्चन पूरा करके चले जाना, हाथ जोड़ रहा हूं इस बात के लिए। ठीक है ना,
टीचर हूं लेकिन फिर भी तुमसे अपने शिष्य से कहता हूं, दोस्त से, कि अगर समय हो तो 15 मिनट और पढ़ के जाना, नहीं हो तो फिर ठीक है। गोवा में ही इस बार अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है, गोवा में ही चिकन कालो महोत्सव मनाया गया है, गोवा में ही ढिल्लो महोत्सव मनाया गया है, गोवा में ही मनोहर पारिकर एयरपोर्ट के उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, थिम्पू कहां की राजधानी है? बताइएगा, थिम्पू कहां की राजधानी है? सर थिम्पू राजधानी है बी ऑप्शन, भूटान के, ठीक है ना, भूटान की। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? गुड़ी पड़वा? नहीं सर, ये तो अपने महाराष्ट्र में होता है। ओणम? नहीं सर। बिहू? नहीं सर। पोंगल? ले लो, डी ऑप्शन सही है, लो 1 नंबर ले लो। अरे पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे कमाओगे तमाम। आईपीएल में पैसा नहीं है इसलिए मैंने बोला। अगला क्वेश्चन, घेंगा गलगंड किसकी कमी? करते रह जाओगे ससुर, नमक खाया करो चाप के, ठीक है ना। आयोडीन, इस नमक में जान है। अगले पे आइएगा, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? सर देखिए ना, ये तो सलाहकार समिति के थे, राजेंद्र प्रसाद जी एकदम लल्लन टॉप संविधान सभा के थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किसके थे? भीमराव अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के हुआ करते थे। तो राइट आंसर आपके बन गया क्या? बी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? मैं क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर के 100 के बीच में सरप्राइज क्वेश्चन रखा हुआ हूं, कुछ सरप्राइज क्वेश्चन, उनको देख करके आपको अंदाजा लगेगा कि यार ये गड़बड़ कहां जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 से उनका सीरीज शुरू होगा, ठीक है, वो जरूर आंसर करके जाना। हाँ चलिए, अब इसका आंसर बताइए, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? सर डी ऑप्शन, मंत्रिमंडल शिष्टमंडल। अरे कैबिनेट मिशन प्लान ले लो, ये देखो 1946 में आया था। हालांकि संविधान सभा का पहला औपचारिक मतलब कि राय किसने दिया था? तो एम एन रॉय ने दिया था। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो 1928 में आया था। क्रिप्स प्रस्ताव सर 1942 में आया था। माउंटबेटन योजना सर 1947 में आई थी। एक बात और याद रखना, माउंटबेटन योजना को बाल्कन योजना भी कहा जाता है। तो अगर कभी आपसे पूछ दे कि बाल्कन प्लान भारतीय इतिहास में कब आया था, तो आपको आंसर करना होगा सर 1947 में आया था बाल्कन प्लान। अगला क्वेश्चन लल्ला, 70वें क्वेश्चन से 100वें क्वेश्चन में सरप्राइज क्वेश्चन है, ये बात याद रखिएगा। 70 से 100, बस 5 और पढ़ा लेने तो झट से पहुंच रहा हूं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? सर प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुआ करते थे। इसमें टोटल 7 सदस्य हुआ करते थे। इनकी लिखी हुई किताब मूक नायक जीडी के पेपर में 10 बार पूछी हुई है, ठीक है ना। चैत्य भूमि का संबंध, चैत्य भूमि का संबंध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से है। अभी कुछ दिन पहले इनका महापरिनिर्वाण मनाया गया है, ठीक है ना, महापरिनिर्वाण मनाया गया है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। इनकी अभी मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट में इनकी मूर्ति लगाई गई है इनके महापरिनिर्वाण के अवसर पे। अगला क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहां है? बताइएगा। सर इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन्स में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य के रूप में शामिल किए जाने वाला सबसे लेटेस्ट देश कौन सा है? बताइए इसका आंसर। सर उसका नाम है साउथ सूडान, राजधानी है जूबा, इसके राष्ट्रपति का नाम क्या है? सर सल्वा किर, ठीक है ना, सल्वा किर, इसके राष्ट्रपति का नाम है सल्वा किर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र से 4 लाइन बता रहा हूं, अगर उसमें से तुमको 4 में से चारों लाइन याद रह गई, विश्वास के साथ कहता हूं जीडी में 1 नंबर मिल जाएगा। मेरी बात को ध्यान देना। कहां गया यार क्वेश्चन नंबर, किस पे थे लल्ला? ये वाला था ना, ये वाला। हाँ अब आ जाओ, मैं बता रहा हूं जो 4 लाइन, ध्यान से सुनना और सब लोग आंसर करना। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला अध्यक्ष बताओ कौन था? पहला अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला अफ्रीकन अध्यक्ष कौन था? अफ्रीकन अध्यक्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ का एशियाई अध्यक्ष कौन था? पहला एशियाई अध्यक्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये अगर ये 4 आपको याद है, मैं लिख के दे रहा हूं, 1 नंबर पा जाओगे। चलो बताओ राइट आंसर इसका करके दिखाओ। सर पहले अध्यक्ष हुआ करते थे त्रिगवे ली, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, कभी कभी लल्ला इनका देश भी पूछ देता है, याद रखना नार्वे था। दूसरा, पहले अफ्रीकन हुआ करते थे, नाम बड़ा मजेदार है, बूतरस घाली, बूतरस घाली, ये पहले अफ्रीकन हुआ करते थे। एशियाई हुआ करते थे यूथॉन्ट, ठीक है ना, यूथॉन्ट, जो कि म्यांमार के हुआ करते थे, ये अफ्रीका के हुआ। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटरेस, ठीक है ना, एंटोनियो गुटरेस, जो कि सर पुर्तगाल के एक्स-पीएम हुआ करते थे, पुर्तगाल के एक्स-पीएम हुआ करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सी ऑप्शन दक्षिण सूडान सही इसका आंसर।
राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने अरे होते हैं? धर्म चक्र। भैया ये क्वेश्चन गलत मत करना, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर है सर सी ऑप्शन 24, ठीक है ना। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 24। अगले पे आ जाते हैं। मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास। तो आपसे पूछना ही पूछना है, कालिदास से क्वेश्चन ना वैसा हो ही नहीं सकता। मेघदूत के लेखक थे कालिदास। सर कालिदास की किताबें आओ दोहरा लें सर। रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, ये सब भी इन्हीं की रचना है। रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, मेघदूतम, सब कालिदास की रचना। भारत का शेक्सपियर भी इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। इंडिका किसने लिखी थी? इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के पूछेगा कि हमें मौर्य वंश की राज के बारे में जानकारी किस किससे मिलती है? सर मेगास्थनीज से मिलती है। मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका। इंडिका में इसने मुख्य रूप से मौर्य वंश के बारे में खूब चांप करके लिखा है, ठीक है ना। मौर्य वंश के बारे में चांप करके लिखा है। अगला क्वेश्चन लल्ला। कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर कहां स्थित है? एक बात बताना, अभी लोकसभा भी नया मतलब पूरा नया संसद बना है, उसमें एक लोकसभा राज्यसभा में से कौन कमल की आकृति का है और कौन मोर की आकृति का है, जो अभी करंट अफेयर में चल रहा है? सर कमल की आकृति का संगमरमर का पूजा घर कहां है? दिल्ली, लोटस टेम्पल। मेट्रो स्टेशन है लोटस टेम्पल, बता रहा हूं आपको, लोटस टेम्पल। और सर अगर दिल्ली कमल की आकृति वाला, और सर इसमें लोकसभा सर कमल की आकृति का है, मोर की आकृति का राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा है। अगला क्वेश्चन ले ला। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बस 100 क्वेश्चन तक की बात है, 28 क्वेश्चन और बचे हैं। ईमानदारी से एक बार सब लोग लाइक तो कर दो यार। 25वें क्वेश्चन पे बोला था कि लाइक करिएगा, अब 72वें क्वेश्चन पे बोल रहा हूं लाइक करिएगा। सर श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके, ये श्रीलंका की है। अगला, सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है? हो सकता है कि तुमको इसका आंसर ना आ रहा हो, भगवान करे कि बाय द वे तुम्हें अगर बाय द वे नहीं आ रहा है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आवे और तुम यहां से देख के जाकर के आंसर मार के आओ, काठमांडू 1 नंबर मिले, तुम्हारा सिलेक्शन इस बार होगा, कंफर्म है इस बार तुम्हारा सिलेक्शन। पीचर शब्द किससे संबंधित है बताइएगा? पीचर, कुश्ती, मुक्केबाजी, बेसबॉल या बास्केटबॉल? पीचर शब्द संबंधित है लल्ला बास्केटबॉल से, ठीक है ना, बास्केटबॉल से। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता। भाई ये तो पूछेगा, ये तो पूछेगा, कंफर्म पूछेगा इसके महिला सिंगल्स या उसका। सर पहला होता है आपके ऑस्ट्रेलियन, फिर उसके बाद होता है सर फ्रेंच, फिर होता है विमल्डन और फिर होता है यूएस, ठीक है ना। ये सबसे पुराना अगर इसमें पूछे कि सबसे पुराना कौन सा है ग्रैंड स्लैम, तो वो है सर सबसे पुराना आपके फ्रेंच, यूएस और ऑस्ट्रेलियन, तीनों का पुरुष विजेता है नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन की कोको गॉफ है, ठीक है ना, कोको गॉफ है। यूएस की यार वो छोटी सी लड़की है यार 19 साल की, नाम नहीं याद आ रहा है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया की तो सवाल लेकर है, कोको गॉफ ये है यूएस वाले की, ठीक है, कोको गॉफ यूएस वाले की है। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है? अभी सर कुछ दिन पहले की ही बात है, बुकर पुरस्कार दिया गया है कल्पना और साहित्य के क्षेत्र में। पहले सिर्फ सर यूनाइटेड किंगडम को दिया जाता था, अब सर पूरे विश्व वालों को बुकर पुरस्कार दिया जाता है। अगला पॉइंट, भारतवर्ष में प्रथम रमन मैग्सेस पुरस्कार के विजेता कौन है बताइएगा? भारतवर्ष में सबसे पुराने रमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है आचार्य विनोबा भावे को, आचार्य विनोबा भावे को। अगला, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? शेयर नहीं कर रहे हो, एक बार सब लोग लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की, सर भारतीय मूल की प्रथम हुआ करती थी कल्पना चावला। किस राज्य से बिलोंग किया करती थी? सर ये बिलोंग किया करती थी हरियाणा से। हरियाणा में भी कहां से बिलोंग किया करती थी? हरियाणा में सर ये करनाल से बिलोंग किया करती थी। अगला क्वेश्चन अल्लाह, कारगिल की लड़ाई में, कोई गलत मत करना, कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना की आक्रामकता को किस नाम से जाना जाता है? एक बार कारगिल की लड़ाई के समय अमेरिका वालों ने वाजपेयी जी के पास फोन किया और वाजपेयी जी को फोन करके अमेरिका वालों ने यह कहा कि आपको बता दे वाजपेयी जी, आज युद्ध रोक दीजिए, नहीं देर शाम तक और कल दोपहर तक हो सकता है आपके ऊपर परमाणु बम से हमला करेगा पाकिस्तान। वाजपेयी जी ने कहा था, इन्होंने ऑफिशियल रिकॉर्ड में आके बोला कि ठीक है अमेरिका से फोन करने वाले महोदय, हो सकता है पाकिस्तान हम पे परमाणु बम फेंक दे, हमारा देश का एक छोटा सा हिस्सा समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपसे वादा करता हूं कि अगर वो शाम को बम फेंकेगा तो कल पूरा पाकिस्तान सुबह नहीं देख पाएगा, और अगर वो कल सुबह बम फेंकेगा तो अगले दिन का शाम पूरा पाकिस्तान नहीं देख पाएगा, भारत का एक हिस्सा जाएगा, लेकिन वचन देता हूं कि पूरा पाकिस्तान समाप्त करके मानूंगा, आप कह दीजिएगा परमाणु बम फेंक के देख ले। ऐसे थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी।
तो जिन्हें कभी कभी विनम्र समझा जाता है ना, उनके अंदर सबसे ज्यादा देश प्रेम झलकता रहता है। और यह सच है, अगर वो न्यूक्लियर अटैक किया होता तो आज पाकिस्तान ना होता। हाँ ठीक है कि हमारे भारत का कुछ हिस्सा जो है आपके पंजाब साइड का हिल गया होता, समाप्त हो गया होता, लेकिन आज पाकिस्तान ना होता, बच गया ससुरा उस दिन परमाणु बम न फेंक करके कारगिल के युद्ध में। सच बात तो ये है, ये फेंके होते तो इनको इनकी औकात समझ में आ जाती। खैर, ऑपरेशन विजय इसका राइट आंसर है, ऑपरेशन विजय। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सर ये शुरू किया था श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, स्वर्णिम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अगला, चिपको नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? चिपको नारा किसने गढ़ा था? सर चिपको नारा गढ़ा था सुंदरलाल बहुगुणा ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने। मात्र 19 क्वेश्चन और बचे हैं, आराम से पढ़ के जाइए। प्रथम भारतीय नागरिक जिसे कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस दिया गया है कौन है, बताइएगा? कॉमर्शियल लाइसेंस पायलट, सर वो पहले हुआ करते थे JRD टाटा। यहां पे मैं ABCD नहीं कर पाया हूं, लेकिन आप ABCD, आप इसको ABCD में आंसर करो, ठीक है ना, ABCD में। अगला, भारत में किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है, बताइए? किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? किस शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? सपनों का शहर किस शहर को कहा जाता है? भारत के किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? नवाबों का शहर। भारत के किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? मंदिरों का शहर कहा जाता है। भारत के किस शहर को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है? ठीक है ना, सूती वस्त्र की राजधानी, किस शहर को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है, ये बताइए। किस शहर को रैलियों का शहर कहा जाता है? ये आपके GD के पेपर के क्वेश्चन है यार, रैलियों का शहर किसे कहा जाता है? आंसर करके दिखाइएगा। सर सपनों का शहर बंबई है, नवाबों का शहर लखनऊ है, मंदिरों का शहर मदुरई है और वाराणसी भी है। सर सूती वस्त्रों की राजधानी वही मुंबई या बंबई, जो आप प्यार से कह दें अपनी मुंबई। और रैलियों का शहर सर दिल्ली को कहा जाता है, ठीक है ना, रैलियों का शहर दिल्ली को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों का देश कहते हैं, बताइएगा? सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सर सफेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। अच्छा, किस महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है? याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य कॉन्टिनेंट ऑफ होप कहा जाता है, ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप को कॉन्टिनेंट ऑफ होप कहा जाता है। कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्यूबा चीनी का कटोरा है। टर्की सिक नेशन ऑफ यूरोप, ये खूब याद रखना, यूरोप का मरीज, ठीक है ना। अगर कभी आपसे पूछ दे कि यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज है आपके टर्की, ठीक है, टर्की। अगला क्वेश्चन ले ला। मात्र 15 क्वेश्चन और बचे हैं, अपनी जगह से हिलना मत, बस आंसर करके निकल जाना। बताइए अमेरिकी संसद का क्या नाम है? अमेरिकी संसद का क्या नाम है? सर अमेरिकी संसद का नाम है कांग्रेस, ठीक है ना, कांग्रेस। अगला क्वेश्चन, चार्ल्स कोरिया एक भारतीय ख्याति प्राप्त है। सर चार्ल्स कोरिया तो बहुत बड़े वास्तुकार का नाम है, मैं यहां पे थोड़ा तेजी से कराऊंगा, थोड़ा तेजी से। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन हुआ करता था? भारत का प्रथम फील्ड मार्शल, सर भारत के प्रथम फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे, बताइएगा? नौकरशाही के सिद्धांत का जनक, GD में 4 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। 100 क्वेश्चन अब थोड़ा तेजी से कराऊंगा। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहां पे स्थित है? सर भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। अगला, बचपन बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन है? सर बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक है कैलाश सत्यार्थी। सफेद क्रांति के निर्माता कौन है? सर सफेद क्रांति मतलब दुग्ध ना, यस सर, बी ऑप्शन, वर्गीज कुरियन। अगला, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन लल्ला, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, सर नॉर्मन ई बोरलॉग जिनको विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, सर ये कहां के थे? अमेरिका के थे। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? सर येन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहां स्थित है? लल्ला ये बेंगलुरु में स्थित है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का गठन किस वर्ष किया गया था? इसरो का गठन 2 ऑप्शन 1969 में किया गया था। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने बताया था? सर ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में महात्मा गांधी ने बताया था। और राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। सर राष्ट्रीय गीत तो अपने आनंद मठ से लिया गया। 2 क्वेश्चन और आज का सेशन समाप्त। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? हाँ
ठीक है ना। किसे फ्रंटियर गांधी का, अरे यार वो आंसर है नहीं, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। डांडिया कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया प्रसिद्ध नृत्य है गुजरात का, ठीक है ना। चलिए, तो ये है डांडिया प्रसिद्ध नृत्य कहां का है? गुजरात का। 9 क्वेश्चन और। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल सबसे मध्य प्रदेश में नहीं है? बस जल्दी जल्दी बताइएगा। मध्य प्रदेश में नहीं है सर, मध्य प्रदेश में नहीं है सूर्य मंदिर कोणार्क, क्योंकि ये कहां पे है? आपके उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय का वर्ष कितना होता है? ये रैपिड फायर राउंड चल रहा है, 5 मिनट के अंदर समाप्त हो जाएगा। 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? जल्दी से 5 मिनट। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे सुकुमार सेन। देखो अपनी स्पीड को एग्जाम हॉल के चेक करो। लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे? लोकसभा के लिए सर सबसे पहले आम चुनाव हुआ था 1951-52 में, आजादी के बाद की बात कर रहा है। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? बस 2 से 3 मिनट और। पेट्रोलॉजी चट्टान का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन, स्थल मंडल शब्द किससे रखता है? स्थल मंडल शब्द सर, स्थल मंडल शब्द है 3 ऑप्शन, पृथ्वी का भूपटल। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं सर? झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच में है? जल्दी से बताइएगा। रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच में है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, अराकोनायोमा प्रसार उस पर हिमालय का है जो है? अराकोनायोमा सर 2 ऑप्शन म्यांमार। तो भैया इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपके क्या बन रहा है? बी ऑप्शन नेचुरल। नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं। निम्न में से किसे गांधी जी कंसाइन कीपर कहा जाता था? हु अमंग द फॉलोइंग गांधी जी कॉल्ड गंधाई, मतलब निम्न में से किसे गांधी जी ने कंसाइन कीपर कहा? ये बताओ, कंसाइन कीपर गांधी जी किसे कहते थे? तो गांधी जी निश्चित तौर पे उनके जो स्वयं के आदर्श गुरु राजनैतिक हुआ करते थे गोपाल कृष्ण गोखले को कंसाइन कीपर कहा करते थे। अगर कभी पेपर में पूछे ना कि गांधी जी से मिलने कौन सा भारतीय नेता दक्षिण अफ्रीका गया था, तो आंसर गोपाल कृष्ण गोखले ही होगा। यह बात याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य के काल से संबंधित पुरातत्वीय सामग्री कहां से खोद कर निकाली गई है? मतलब अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात किया जाए तो आपसे सिर्फ इतना कह रहा है कि संगम साहित्य के पुरातत्वीय इतिहास आपको कहां पे मिलते हैं? मदुरई में, तंजाउर में, अरिकमेडु में या ब्रह्मागिरी में? हमेशा याद रखना, विजयनगर और गोलकुंडा और ये संगम वाला, ये 2-3 पूछ, जैसे विजयनगर वाला नहीं है कि उसके अवशेष कहां, तो हम्पी में, इस तरीके का। तो ये पूछता रहता है। अगला, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के किस राजा को आधुनिक लेखकों ने राजा के भेष में सन्यासी कहा? सर इसलिए राजा के भेष में सन्यासी कहा क्योंकि एक बार जब उसने तलवार जमीन पर रख दी तो जीवन में दोबारा कभी उठाया नहीं। परिस्थिति चाहे जैसी भी आ गई उसको शांति से सॉल्व किया था, वो अशोक हुआ करता था, ठीक है ना, अशोक। और मैं तुम लोग को ईमानदारी से बताऊं, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ट्रेन से उतरा हूं। मेरी ट्रेन 14 घंटे लेट थी और सच बोलूं तो बस रूम पे गया, ताला खोला, मुंह धुला और आकर के पढ़ाना शुरू कर दिया। वो एनर्जी नहीं महसूस हो रही है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग पूरी एनर्जी के साथ कल 26 जनवरी मनाने के बाद लगेंगे। आपको वो जो 200 क्वेश्चन पढ़ाने वाला आशुतोष है, जो रैपिड फायर के लिए द 10 मिनट शो के लिए जाना जाता है, वो आपको कल 26 जनवरी के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। अभी सच बताऊं, मैं तुम लोग को एक फैक्ट बता रहा हूं। कल मैं 4 बजे ट्रेन में चढ़ा, 4 बजे मेरी ट्रेन थी, और आज मैं मतलब 4 से 4 आज मैं यहां पे आया हूं 5:30 पर, और डायरेक्ट कैब कर यहां पे आया 5:30 PM पर, ठीक है ना। ये कल 4 PM पे चढ़ा था, मतलब करीब मैं 25 सही 1/2 घंटा जर्नी करके आ रहा हूं, इतना दूर ट्रेन में। तो लंका ही लगी हुई है मेरी, अभी भी लग रहा है जैसे ट्रेन में आदमी घूम रहा है, समझ रहे हो। खैर, तो इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रकूट। अच्छा, राष्ट्रकूटों की राजधानी आपसे अक्सर पूछती रहती है। राष्ट्रकूटों की राजधानी अक्सर पूछती रहती है। वो इसमें ये पूछता है कि राष्ट्रकूटों ने कहां पे इनकी राजधानी क्या थी? मान्यखेट, ठीक है ना, मान्यखेट इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य जैसी घटनाएं होती हैं? ठीक है ना, मध्य रात्रि का सूर्य जैसी घटनाएं होती हैं। एक क्वेश्चन कर रहा है, सर आप गए कार से, आए ट्रेन से, घर वाले कार लाने ही नहीं दिए धुंध की वजह से। वो बोले ना, ट्रेन से जाना हो तो जाओ, बल्कि कार से आए होते ना तो 12 घंटे में आ गए होते। लेकिन अब वो घर वालों का जिद, इतना धुंध में तुम कार चला के जाओगे, वो रोक दिए। कार मेरी अब वहीं छूट गई, हम यहाँ आ गए, हम ट्रेन से आए, 24-25 घंटा मस्त ट्रेन में हिलते डुलते चले आए। तो वो है सी ऑप्शन, आर्कटिक एवं अंटार्कटिक प्रदेशों में, ठीक है ना।
चलेगा, अगले पॉइंट पे जाते हैं। कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? आज खाली तुम लोग क्वेश्चन आंसर कर लो लल्ला, मुझे आज आराम करने का मौका दे दो, मैं कल से बहुत धुआंधार लगूंगा कल से, ठीक है ना। तो सर उड़ीसा में कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? महानदी। भाई उड़ीसा साइड, वेस्ट बंगाल साइड और आपके वो ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब डेल्टा ही तो बनाती हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके, वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? बताइएगा। वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के, और हमेशा मैं कह रहा हूं बस कल 26 जनवरी मना लो, उसके बाद 150-200 क्वेश्चन का सीरीज शुरू कर दूंगा मैं, बहुत जल्द शुरू करूंगा। पर्वतीय वर्षा। अगला, चक्रवात क्या होता है? देखो इसका आंसर मैं कर दे रहा हूं क्योंकि इसमें इंग्लिश में नहीं दिया हुआ है, तो कुछ लोग कह देंगे अरे सर आपने नहीं लिखा तो हम आंसर नहीं किया। इसको मुझे कर लेना, नेक्स्ट से तुम लोग करो। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? माता टीला बताना। तो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, बेतवा नदी। अगला पॉइंट, वह परत जहां बढ़ती ऊंचाई के सतह तापमान की कमी पूरी तरह से अनुपस्थित है। बताइएगा, पूरी तरह से अनुपस्थित है। तो पूरी तरह से अनुपस्थित है आपके सी ऑप्शन समताप मंडल, ठीक है ना, सी ऑप्शन समताप मंडल। अगला, दोआब शब्द का अर्थ क्या है? दो पर्वतों के बीच का, या दो झीलों के बीच का स्थान, या दो नदियों के बीच का, या दो समुद्रों के मध्य का स्थान? बताइएगा दोआब क्या है? दोआब झील क्या है? भाई आज द 10 मिनट शो भी है भारत रत्न के ऊपर, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी को जब से मिला है ये टॉपिक ट्रेंडिंग होने लगा है, और 1 नंबर आपके पेपर में पूछ सकता है स्टैटिक और करंट का जोड़ करके। अगला, मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूलभूत अधिकार दिए हैं, ये आपको हमको बहुत अच्छे से पता है। अब उसमें उनका उद्देश्य क्या है? तो मूलभूत अधिकार का उद्देश्य है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, ठीक है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट पॉइंट, मूल संविधान में मूल अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, किंतु अब अरे सर अब जो आपके 7 की जगह वो 6 वर्ग ही रह गए हैं, ठीक है ना, 7 की जगह 6 वर्ग ही रह गए हैं मूलभूत अधिकारों में। अगला, भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले व्यक्ति को आवश्यक रूप से न्यूनतम कितने कालावधि तक निवास करना पड़ता है भारत में? मतलब कोई विदेशी नागरिक है, अब उसे भारत की नागरिकता चाहिए, उसको मिनिमम कितने समय तक रहना पड़ेगा तब जाके उसे नागरिकता का मिलेगा? तो लल्ला उसको मिनिमम रहना पड़ेगा आपके डी ऑप्शन 10 वर्ष, ठीक है ना, मिनिमम रहना पड़ेगा 10 वर्ष तक। अगले पे आते हैं, भारत का संविधान। भाई कल तो आप लोग 26 जनवरी 1950 को एक बार फिर से याद करेंगे, अब कल ही तो है अपना 26 जनवरी। ऐसे स्थिति में आज संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन मजेदार रहेंगे। एकल नागरिकता, कल गेजेटेड हॉलीडे है, ये बात याद रखिएगा, कल चारों तरफ छुट्टी ही छुट्टी है, तो कल आप लोग भी अपनी गणतंत्र भारत के उत्सव को मनाइएगा कल, ठीक है ना। अच्छा बचपन में एक बड़ी जबरदस्त गलती होती थी ना, और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में अंतर नहीं पता रहता था। अभी भी मैं तुमको लिख दूं, अच्छा कमेंट में बताओ हम लोग अपना गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? चलो बताओ, गणतंत्र दिवस हम अपना कब मनाते हैं? अब देखना कई तो कंफ्यूज हो जाएंगे, एक कमेंट करो जरा सब लोग, हम लोग भारत का गणतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, ठीक है ना। रिपब्लिक डे, हाँ अंग्रेजी वाले रिपब्लिक डे, बताओ तो कब मनाया जाता है? हाँ देखिए अभी थोड़ी देर में आने लगेगा, खेल हो जाएगा। मैं वेट कर रहा हूं जब कुछ लोग, देखो 15 अगस्त देखो लिख दिया भाई, एक लिख दिया, मेरा कमेंट पे निगाह चला गया है भाई, एक ने लिख दिया है 15 अगस्त झमाझम उसी में है भाट नालायक। तो 26 जनवरी कल का पूरी खाओगे, ठीक है ना, कल का पूरी खाओगे 26 जनवरी। अगला, तो नेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे संविधान का भाग नहीं माना जाता है? जैसे आज तुम लोग को पढ़ा रहा हूं ना, तो मतलब 2 दिन बाद एक तो पढ़ा रहा हूं, ऊपर से ट्रेन से आके सीधे क्लास में आ गया हूं, नहा नहीं पाया हूं, तो एक अजीब सा बेचैनी टाइप का, उलझन टाइप का लग रहा है। अब जा करके जब घर पे अभी नहाऊंगा उसके बाद अच्छा फ्रेश महसूस होगा। ट्रेन इस समय 12-14 घंटा लेट हो रही है। जो ट्रेन सुबह 4:30 बजे आनी थी, शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक आई है। अब क्या कहें, नहीं तो मजा ना आता। और इतने 2 दिन तुम लोग को पढ़ाए नहीं थे,
तो मुझे आज अब्सेंट होने का मन नहीं कर रहा था, लग रहा था जाऊंगा थोड़ा ही सही, लेकिन तुम लोग से बात करके सारी स्थिति बता करके तब आऊंगा। ठीक है, तमिलनाडु वाला ध्यान नहीं भी दोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना, वो सर्च कर लेना उसको। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे बताइएगा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन हुआ करते थे बताइए, लोकसभा के पहले अध्यक्ष। तो भैया लोकसभा के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे जीवी मावलंकर जी, ठीक है ना, जीवी मावलंकर जी। ठीक है, अगला पॉइंट, केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? देखो सामूहिक रूप से सर तो वो संसद के प्रति, लेकिन व्यक्तिगत रूप से, ठीक है ना, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होता है? तो राष्ट्रपति, लेकिन पूछा तो सामूहिक है ना, तो संसद के प्रति होगा, ठीक है ना, संसद के प्रति। अगला, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे बताइएगा, शाक्य, सातवाहन, लिच्छवी या क्षत्रिय? देखो महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, ठीक है ना। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? विश्व धरोहर कौन सा अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो विश्व धरोहर घोषित किया गया है आपके सी ऑप्शन केवलादेव, ठीक है। विश्व धरोहर कौन सा घोषित किया गया है? तो केवलादेव घोषित किया गया है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा नदी मुहाना है कौन सा? ओव नदी का मुहाना, गंगा नदी का मुहाना, अमेजन नदी का मुहाना या नील नदी का मुहाना? मनीषा रजक जी, बर्थडे है मेरा, हैप्पी बर्थडे मनीषा, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सबसे बड़ा नदी मुहाना, सर सबसे बड़ा नदी मुहाना है गंगा नदी का। और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है बताइएगा, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो आपके बी ऑप्शन भारत।